Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फॉर CSIR नेट जून 2022 एग्जाम। अभी मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको नहीं पता कि क्रैश कोर्स स्टार्ट भी हुआ है क्या, स्केड्यूल क्या रहने वाला है, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस वीडियो का जिसमें मैंने बताया था कि स्केड्यूल कैसे रहेगा, हमने क्या सोच के वो स्केड्यूल रेडी किया है और कैसे चैप्टर्स की सीक्वेंस रहने वाली है, कौन से वाली डेट को कौन सा चैप्टर अपलोड होगा। सो वो वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं आज ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, तो आपकी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है ग्रुप थ्योरी की। आज ही हम खत्म करेंगे पूरा चैप्टर। कल जो वीडियो आएगी वो आएगी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो देखेंगे क्वेश्चन वाला सोल्यूशन, सबसे पहले आपको जाना है जे केमिस्ट्री ऐप पे, वहां जाके टेस्ट देना है सबसे पहले। ठीक है, पहले आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद वीडियो सोल्यूशन देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमने मिस्टेक्स कहाँ पर करी है। अब आपको मेरे बैक साइड पे बोर्ड पे काफी कुछ दिख रहा होगा, तो इसको देख के ना मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी अभी क्या सोच के लिखा है मैंने ये। पहले आप ये देखो, ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है पहले से, उनको पता है कि एग्जाम में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है इसके, बट मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये वाली वीडियो मुझे क्यों देखनी चाहिए। तो मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर ना मैंने लास्ट 4 ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए ना, अपने लास्ट जो 4 एग्जाम्स हुए नेट के, उसमें से ये निकाल लिया है कि कौन सा टॉपिक से और कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, इससे होगा ये, आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे, आज हमारे साथ रिवाइज करेंगे, इसके बाद एग्जाम में जाने से पहले बार फिर से रिवाइज करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि चैप्टर तो पूरा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सो दैट अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने का टाइम आपको ना भी मिले तो आप जल्दी से इन वाले टॉपिक्स को देख के चले जाओ। ठीक है, ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हमें तो ग्रुप थ्योरी हमने नहीं पढ़ा हुआ, हमें सिमेट्री एलिमेंट, पॉइंट ग्रुप, कैरेक्टर टेबल ये सब क्या होता है नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी हमारे पास टाइम है। इस चैप्टर की एवरेज रहती है एग्जाम में 9 to 10 मार्क्स की, तो अगर आपको लग रहा है हमारे पास टाइम है और हम ये कर सकते हैं अगर हमें कोई फिक्स कंटेंट मिल जाए तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे ये चैप्टर मैंने पूरी डिटेल में करवाया था। सो अगर आप एक दिन का टाइम निकाल लें कि मुझे एक दिन में ग्रुप थ्योरी खत्म करना ही है और ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, कि अगर एवरेज 9 to 10 मार्क्स का पेपर में आ रहे चैप्टर, सो कम से कम 7 to 8 मार्क्स तो मुझे लेने ही है। सो उस वाले प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। सो लास्ट जो अपना एग्जाम हुआ है CSIR नेट जून 2021, जो कि हुआ था फरवरी 2022 में, उसमें ना इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आया था सिमेट्री ऑपरेशंस के ऊपर, 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन था आपको सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो बताना था किसके इक्वल आएगा। इसके बाद C4 और सिग्मा का कैरेक्टर पूछा था। अब जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन आपने पढ़ा भी हुआ है लेकिन फिर भी नहीं रिलेट कर पा रहे इनको, तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत स्पीड से करवाई जाएंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, आपको ये भी समझ में आए कि एग्जाम में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था इम्प्रॉपर एक्सेस से। जैसे जो अपने पास SN एक्सेस होती है ना, आपको वो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस बार पूछा था कि S63 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, S36 किसके इक्विवेलेंट होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपको SN एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, ऑपरेशंस निकालने आते हैं, आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चैप्टर पढ़ लिया है फिर भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आज वाली वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आए नहीं है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट वही है। समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो हम कल अपलोड करेंगे, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था पॉइंट ग्रुप का, जिसमें B2H6 का पॉइंट ग्रुप अगर आपको पता है क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। ठीक है, अगर बात करते हैं उससे पहले वाले एग्जाम की, जून 2020, इसमें ना एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जिसको हम GOT बोलते हैं, उसके ऊपर सिंपल आपको बताना था कि ये किसके इक्वल होगा। अब जिसने बेसिक्स देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे कोई बात नहीं, इस वीडियो में फिर से हम रिपीट करवाएंगे सारे कि ऐसे ऐसे होते हैं थ्योरम्स में, ये पोस्टुलेट्स होते हैं। सिंपल आपको देखना था, हम क्या बोलते हैं सिंपल की जो 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं। दैट मीन्स उनके कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करोगे वो इक्वल टू 0 आएगा। इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कैरेक्टर टेबल से, आपको कैरेक्टर टेबल प्रोवाइड करवाई गई थी। रमन और IR एक्टिव मोड्स निकालने आते हैं आपको ग्रुप थ्योरी में, नहीं आते सीख लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, सो जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको GOT पे फोकस करना है और एक बार कैरेक्टर टेबल के ऊपर फोकस करना है। मैं लास्ट में समराइज कर दूंगी। फिर एक क्वेश्चन आया था, आपको मैट्रिक्स का ट्रेस बताना था,
बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स अगर बना लिए तो डायगोनल जो होता है मेन डायगोनल उसके कैरेक्टर्स का सम आपने करना है, वही हो गया उसका ट्रेस। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें दिसंबर 19 की, एक क्वेश्चन आया था पॉइंट ग्रुप के ऊपर जिसमें आपको क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। सो अगर आपको सिमेट्री एलिमेंट निकालने आते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन से बताऊंगे, पॉइंट ग्रुप भी निकाल लोगे, तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। इसके बाद आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करना था इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करते हैं जून 19 की, फिर से क्वेश्चन आया कैरेक्टर टेबल के ऊपर, फिर से वही काम करवाया है, रिड्यूसिबल को रिड्यूस करवाया इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की टर्म्स में। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन, पाई ऑर्बिटल आपको बना के दे रखे होते हैं, बताना होता है कि कौन से वाले इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये। ठीक है, इतना काम होता है। इसका मैंने अलग से एक रैंक बूस्टर भी बनाया था। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद एक क्वेश्चन था सिंपल पॉइंट ग्रुप का जिसमें B2S6 के सिमेट्री एलिमेंट्स आपसे पूछे गए थे। तो ये हमने लास्ट 4 पेपर्स देखे। मैंने तो आपको टॉपिक भी बता दें कौन सा पूछा गया है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं आपको 3-4 चीज़ें सीखनी है, उसी के बेसिस पे आप इसके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कौन सी? आपको सिमेट्री एलिमेंट निकालने आने चाहिए, सिमेट्री ऑपरेशंस, ठीक है, और उसके बाद आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए। एक हो गया ये वाला पार्ट जिसमें आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए। अगर पॉइंट ग्रुप निकालना आता है मतलब आपको सिमेट्री एलिमेंट पता होगा, सिमेट्री ऑपरेशन से बताऊंगे, क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गए। उसके बाद सेकंड आता है कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल में आपको GOT पता होना चाहिए, यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के सारे पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए, और उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस कि हम IR एक्टिव मोड्स कैसे निकालते हैं, हम रमन एक्टिव मोड्स कैसे निकालते हैं, हम पैरेलल वाइब्रेशंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर पता है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे दिखते हैं, अगर ये वाली चीज़ें पता है आप कैरेक्टर टेबल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखना है, चैप्टर खत्म। अगर इतना भी आप कर पा रहे हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या है, आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, आपको ये समझ में आया अच्छा ठीक है मुझे ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप खुद से भी रिवाइज करेंगे ना, तो आपको इन वाले टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अभी आपको इसमें से मैक्सिमम समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पूरी वीडियो में रिवीजन नहीं करवा रहे हैं, पूरी स्पीड से रिवीजन करवाएंगे। ये तो आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। हमें पता है लास्ट मोमेंट चल रही है, टाइम वेस्ट करवाई कोई फायदा नहीं है। आपके रिवीजन के लिए सीरीज चलाई गई, रिवीजन नहीं करवाएंगे। ठीक है, सो ये वाली वीडियो पूरी देखना, अपना जो फीडबैक होगा ना आपका वो हमें पक्का बताना कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ जो कल वीडियो आएगी वो क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस वाली वीडियो पक्का देखनी है, चाहे आपको आता है नहीं आता। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है ना, रिवीजन मतलब ये थियरी कॉन्सेप्ट्स वाली, तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर नहीं होंगे आपको अप्रोच सिखाएंगे, पूरा सोल्यूशन देंगे, तो आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप देखोगे ना लास्ट के जैसे 3-4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब आप देखो कितना ग्रुप थ्योरी पूरा ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपका ग्रुप थ्योरी पूछा ही जा रहा है, सॉरी पॉइंट ग्रुप जो है ऑलमोस्ट हर एग्जाम से आपसे पूछा जा रहा है। और कैरेक्टर टेबल तो आप देख ही लो, जैसे आपसे मिसिंग ये पूछ लेंगे ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, डायरेक्ट आपसे कैरेक्टर टेबल कोई डिराइव नहीं करवाएगा, बट ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को यूज़ करके आपसे मिसिंग कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि पहले तो थ्योरम है ही क्या, उसके बाद जो है मोलिक्यूलर सिंबल, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अलाउड एंड नॉट अलाउड ट्रांजिशंस, फॉरबिडन ट्रांजिशंस, एक्सपोलराइज, बाइपोलराइज। अगर आपने देखा होगा ना लास्ट ईयर का पेपर, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद वाइब्रेशनल रमन या IR एक्टिविटी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा और हर बार घुमा के नया मॉलिक्यूल दे के पूछा जाएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको मॉलिक्यूल को 3D में विजुअलाइज करना आना चाहिए, उसका पॉइंट ग्रुप पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स है, कोई सिमेट्री एलिमेंट लगाएंगे उसका मूवमेंट करने पर क्या मिलेगा, डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इक्विवेलेंट क्या होती है, आइडेंटिकल, इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी हम इसमें कवर कर लेंगे, बस एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पॉइंट ग्रुप से। बेसिक अपना जो होता है सबसे बेसिक ग्रुप थ्योरी का यही है। इससे पहले से ज़्यादा तो आपसे एक्सेस पूछ लेंगे या फिर प्लेन पूछ लेंगे, तो उतना मैं मान के चलूँगी कि आपको आता है। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। तो पॉइंट ग्रुप बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ग्रुप होता है एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपके कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो होता है आपका पॉइंट ग्रुप। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, तो इतना आपको पता है ना कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कि अगर हम किसी भी एक के अराउंड, एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन कराएंगे, वो होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप देखो इसमें अगर मैं इस तरीके से, पहले तो ये मॉलिक्यूल ही देखो आप
ये है ऐसे, ठीक है, ये आपका पोर्शन पूरा बाहर की तरफ है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, ये जो बोर्ड का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। और एक ये फेरोसीन सैंडविच कंपाउंड होता है, ओएमसी में हम लोग पढ़ते हैं ना, वाटर और NH3 तो हम देखते रहते हैं ना ऑलमोस्ट, उसका तो मैं रटा हुआ है, C2V C3V खत्म। लेकिन अभी हम और मॉलिक्यूल्स जो है वो विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाऊँ, मॉलिक्यूल को अगर इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करवाऊंगी तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी ना। कैसे मिलेगी, देखो अगर ये वाला जो एटम है ना वो यहाँ आ जाए, ये वाला एटम इसकी जगह आ जाए इस तरीके से, तो हमारे टोटल कितने एटम है, 5 एटम है। अब हमें निकालना है कि जो हमारी एक्सिस है उसका ऑर्डर क्या है। तो किसी एक्सिस के अलोंग जितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं, किसी भी एक्सिस के अलोंग जितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं वो आपकी होगी उसका ऑर्डर, एक्सिस का ऑर्डर होगा, ठीक है। जितने भी आपके एटम्स रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग, अब आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जो आयरन एटम है ना इससे तो एक्सिस पास हो ही रही है, आयरन एटम से एक्सिस पास हो रही है, वो एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर रहा है, उसके अलोंग ही एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। तो इसमें 5 एटम्स रोटेट कर रहे हैं आपके, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी C5। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली वो एक्सिस होती है जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा एटम्स रोटेट करते हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में। इसमें 5 एटम्स मैक्सिमम है। अब आप ट्राई करके देखना, आप और कोई इससे हायर ऑर्डर की एक्सिस निकाल नहीं पाओगे इसमें। अब नेक्स्ट हमारा जाता है, अच्छा जब भी हम पॉइंट ग्रुप को अप्रोच करते हैं ना, तो अप्रोच करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। सबसे पहले आप देखोगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर परपेंडिकुलर अगर उसके एक्सिस प्रेजेंट है, अगर हैं तो कितनी है, फिर आप उसके देखोगे जो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन देखोगे, अगर हैं तो कितने हैं, फिर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन देखोगे। इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको SN एक्सिस या फिर इन्वर्जन सेंटर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको इतना आइडिया, क्योंकि SN अप्लाई करना, विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर आप इतना भी समझ जाओगे ना, प्रिंसिपल, सब्सिडरी, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप पॉइंट ग्रुप निकाल के आओगे सही एकदम, ठीक है। अब आप इसमें देखो, हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है अब इसमें सब्सिडरी एक्सिस। तो सब्सिडरी एक्सिस क्या होती है, जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी हमेशा सब्सिडरी एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एक एक्सिस पास करूँ और इसके अराउंड करवाऊँ रोटेशन, तो ये वाली जो रिंग है फ्लिप होके ऊपर जाएगी और ऊपर वाली रिंग फ्लिप होके नीचे आएगी। अगेन आयरन एटम अपनी ही जगह रहेगा, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसे फ्लिप करवाओगे तो ये वाली एटम ये वाली रिंग ऊपर और ऊपर वाली रिंग नीचे आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया। अब इस तरीके की आप कितनी एक्सेस पास कर सकते हो, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, आप एक एक एक्सेस पास करो, फिर सोचो कि उसको क्या आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है नहीं आ रही है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। हमें करना है टाइम सेव, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर भी तो टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये वाला आपकी एक एक्सेस आपको दिख गई है प्रेजेंट, खत्म करो। अब आगे बढ़ो, इसमें हमारे पास एक C2 एक्सेस हमें दिख गई, प्रिंसिपल एक्सेस का ऑर्डर क्या है 5, तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 5 C2 एक्सेस प्रेजेंट होंगी। जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सेस का ऑर्डर है उतनी ही आपके पास परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि C5 आपका प्रेजेंट और आपके पास एक C2 प्रेजेंट होगी, या तो 5 C2 या तो फिर एक भी C2 प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें प्लेन देखना है। प्लेन क्या होता है, जैसे XY प्लेन है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है बेसिकली, जिसमें आपको इधर का रिफ्लेक्शन इधर दिखना चाहिए। जैसे मिरर होता है, मिरर क्या है, एक प्लेन है, उसमें हम अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं। इसी तरीके से जब आपको इस पे अप्लाई करोगे ना, तो आपको इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखना चाहिए। रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए मतलब मिरर इमेज होनी चाहिए, जो स्टीरियो में पढ़ते हैं ना वो वाली मिरर इमेज, ठीक है। अब प्लेन देखो आप, इसमें प्लेन आपको दिख रहा है। अगर तो मैं इस तरीके से एक प्लेन पास करूँ जो इस एक्सिस को कंटेन करा हुआ है, आयरन एटम, ये वाला कार्बन एटम और इधर इससे पास हो रहा है, इस वाले कार्बन एटम से, तो सोच ज़रा देखो आप, कर रहा है रिफ्लेक्ट, ये वाला कार्बन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला कार्बन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमें बिल्कुल सेम मिरर इमेज मिल गई, इसका मतलब इसमें ये प्लेन तो प्रेजेंट है। अब ये देखो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसी थी, प्लेन भी इसी तरीके से है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज कंटेन्ड इन द प्लेन, ठीक है। प्लेन में कंटेन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी हमारा प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन किया होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है। जो भी हमारा प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन किया होगा उसे बोलेंगे हम वर्टिकल प्लेन। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन। अब हमें क्या नीड है कि हम बार बार ऐसे हर एक वर्टिकल प्लेन देखें एक एक, बिल्कुल नहीं देखेंगे। जैसे हमने C2 देखी ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। हमारे पास क्या आ गया, एक सिग्मा V, वर्टिकल प्लेन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा V से। तो एक सिग्मा V हमें दिख गया, कितने सिग्मा V प्रेजेंट होंगे, अगेन 5,
जो भी ऑर्डर है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस का उतने ही प्लेन्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे आपने C2 में किया तो आपको लगाने की नीड भी नहीं है कि इसमें 5 हैं भी या नहीं है, इसमें 5 आपको दिखे ना दिखे हैं इसमें 5। ठीक है, अब क्या देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, मान लो ठीक है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लेते हैं Z एक्सिस मान लेते हैं, ये ब्लू है X एक्सिस और ये होगी Y एक्सिस। ये होता है हमारा 3D सिस्टम, ये है हम इसके अलॉन्ग रोटेशन करा रहे हैं इस तरीके से, ये आपको समझ में आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन एग्जिस्ट करेगा कौन सा होगा, ये XY प्लेन ही होगा ना, और कोई प्लेन पॉसिबल है इसके परपेंडिकुलर, कुछ सोचो, एक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर तो एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा ना, पूरा ये एक ही प्लेन हुआ। तो हमारे पास अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर प्लेन, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में तो एक ही प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कोई प्लेन प्रेजेंट है? अगर हम देखें इस तरीके से कोई प्लेन ड्रॉ करें, थोड़ा ट्राई करना ना समझने की, ये परपेंडिकुलर है बोर्ड के, इस तरीके से है ये प्लेन। ठीक है, अब आयरन एटम से अगेन पास कर रहा है, ऊपर वाली रिंग नीचे वाली रिंग को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, कंप्लीटली, क्योंकि ये वाली कौन सी है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है हमारी फेरोसीन की। अगर स्टैगर्ड होती ना, देखना आप स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ट्राई करना, ड्रॉ करना, फिर उसमें देखना क्या उसमें सिग्मा H प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए ये देखो, ये वाली रिंग इस एटम को, ये वाला एटम रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको ये कर रहा है। ठीक है, इस वाले एटम को ये वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे इन दोनों एटम्स को ये दोनों एटम्स रिस्पेक्टिवली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है। अब सिग्मा H में मत लिख देना गलती से भी कि 5 सिग्मा H प्रेजेंट होंगे। सिग्मा H या तो एक होगा, क्योंकि अभी देखा हमने ना एक्सिस से कि एक एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर एक ही तो प्लेन एग्जिस्ट करेगा ना, तो या तो सिग्मा H होगा या तो नहीं होगा, एक ही होगा सिग्मा H, 5 सिग्मा H नहीं होंगे। अब देखो इसको, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, मेन तो हमारा यही है ना, पॉइंट ग्रुप निकालना है। C5 एक्सिस है और C2 एक्सिस है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आपकी सब्सिडियरी एक्सिस इन्वॉल्व होगी, आपका पॉइंट ग्रुप C से D पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, आपके पास C5 है, C2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका पॉइंट ग्रुप पहले तो क्या होगा, जो D वाले पॉइंट ग्रुप होते हैं ना, DND, DNH, DN, उनमें से कोई होगा। अब N की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है, तो N की वैल्यू हो गई 5, D 5। सिग्मा V भी प्रेजेंट है, सिग्मा H भी प्रेजेंट है। अगर सिर्फ सिग्मा V प्रेजेंट होता, सिग्मा H नहीं होता, तो पॉइंट ग्रुप होता D5D, जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन का होगा फेरोसीन की। अगर आप इसका देखोगे तो सिग्मा H है, एक H प्रेजेंट है ना, तो H लगा दो, ये हो गया आपका इसका पॉइंट ग्रुप D5H। समझ में आ गया? इतना हो गया हमारा एकदम डिटेल वाला। ठीक है, ये डिटेल वाला हो गया। अब जब हम नेक्स्ट वाले करेंगे ना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलो इसका निकालने का ट्राई करो। पहले तो यही देखो कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी प्रेजेंट है। सबसे पहला काम है प्रिंसिपल एक्सिस देखना। अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करूँ, इसके अलॉन्ग रोटेशन कराऊँ, तो ये वाला फ्लोरीन इसकी जगह आएगा, ये वाला इस फ्लोरीन की जगह, ये वाला फ्लोरीन यहाँ और ये वाला फ्लोरीन यहाँ। प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड कितने एटम रोटेट कर रहे हैं, 4। तो हमारे पास हो गई C4। अब देखो, अब आपको क्या इसमें कोई C2 एक्सिस दिख रही है? ट्राई करो C2 एक्सिस देखने का। C2 एक्सिस परपेंडिकुलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, लगाओ आप यहाँ से C2, करो इसको रोटेट। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करो। ये तो ठीक है, ये वाला फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये दोनों फ्लोरीन रोटेट कर रहे हैं, पर ये वाला ऑक्सीजन और टंगस्टन ये आ जाएंगे नीचे। क्या वो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी? इनिशियली तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है ना, रोटेट करने के बाद हमारे पास W और O आ गए, जिसका मतलब इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि इसमें सिर्फ C4 प्रेजेंट है। अब देखो सिग्मा V, सिग्मा V इसमें कैसे है? अगर हम प्लेन ड्रॉ करें इसमें, अगर ऐसे प्लेन ड्रॉ करें हम, ये वाला फ्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ऑक्सीजन और टंगस्टन ये तो प्लेन ने कंटेन किया हुआ है, तो इनका तो रिफ्लेक्शन का हम देखेंगे भी नहीं। तो ये ऐसे हमारे पास हो गया एक सिग्मा V प्रेजेंट, एक सिग्मा V प्रेजेंट है। C4 एक्सिस है तो 4 सिग्मा V प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखना है कौन सा होता है अपना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, वो वाला प्लेन जिसने चारों फ्लोरीन एटम्स को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल वही तो प्लेन है, ये वाला प्लेन।
परपेंडिकुलर। अब आप देखो अगर इस प्लेन के अलोंग आप रिफ्लेक्शन करवाओगे तो ऊपर तो W और O प्रेजेंट है, नीचे तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, तो इसमें सिग्मा H तो प्रेजेंट है नहीं। यही दो एलिमेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं। अब आप पॉइंट ग्रुप देखो, सिर्फ C4 प्रेजेंट है, C2 की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे, तो पॉइंट ग्रुप होगा C में से कुछ, ठीक है, C में से। अब आपका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो n की वैल्यू है वो होगी 4, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है 4। इसमें सिग्मा V प्रेजेंट है तो C4V, जैसे वाटर में निकालते हैं ना C2V, उसमें भी तो कोई सिग्मा H प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हो गया C4V, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद से ट्राई करो, ये एंथ्रेसीन है, ठीक है। निकालो। पहले तो आप इसमें प्रिंसिपल एक्सिस देखने का ट्राई करो, कौन सी है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस डालूं और फिर उसको रोटेट कराऊं, मतलब कि हमारा मॉलिक्यूल है, हमने बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरीके से एक्सिस डाली और पकड़ के इसको यूं रोटेट करा दिया। आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो पहली और अब वाली स्ट्रक्चर में? नहीं कर पा रहे हो ना, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर बताओ। ये है, इससे हमने 180 डिग्री रोटेट कराया, इसमें आप एटम से नहीं निकाल पाओगे, आपने 180 डिग्री रोटेट कराया है, तो n की वैल्यू पड़ी होगी ना, n इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा, 360 और थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो इसमें आपने कौन सा रोटेशन करवाया, किस एक्सिस के अलोंग, C2 एक्सिस के अलोंग। तो ज़रूरी नहीं, अगर आप एटम से नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप इतना सोचो कि आपने किस एंगल से उसको रोटेट करा है, फिर n की वैल्यू निकाल लो। अगर आप n इसमें जज नहीं कर पा रहे हो, इसमें आप n देखने बैठोगे तो पता नहीं क्या ही वैल्यू निकालोगे, 10 करके कुछ आएगी, लेकिन आपने 180 डिग्री रोटेट करा है, इतना आपको पता है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10। तो इसमें कौन सी एक्सिस है, इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसमें और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस प्रेजेंट है। अगर मैं इस तरीके से रोटेशन करा दूँ, यहाँ पे ये वाला रोटेशन करा दूँ मैं, ये वाला रोटेशन, तो आपको ये वाला लोअर पार्ट जो है वो अपर पार्ट बन जाएगा और जो अपर पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल मिलेगा अगेन। तो फिर से एक C2 प्रेजेंट है, एक C2 दिख गई, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसका ऑर्डर है 2, तो इसमें 2 C2 प्रेजेंट होगी। दूसरी C2 कहाँ पे है इसमें, अगर आप दूसरी C2 देखोगे तो ये रही दूसरी C2। आप इस तरीके से रोटेट कराओगे ना, ये वाली जो पूरी रिंग है इसकी जगह आ जाएगी और ये वाली जो रिंग है वो पूरी इसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें ये कैसे पता करेंगे, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, तीनों का ऑर्डर 2 है, ठीक है, तीनों का ऑर्डर जो है वो 2 है ना, तो हम इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पता करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स रोटेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एटम्स इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं और ये किसी भी एटम से पास नहीं हो रही है। जैसे बेंजीन रिंग पढ़ा होगा ना, बेंजीन रिंग में जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो सेंटर से पास होती है, उससे किसी भी एटम से पास नहीं होती, किसी बॉन्ड से भी पास नहीं होती। तो इसमें भी बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह है, ये वाली जो एक्सिस है इसके अराउंड सबसे ज़्यादा एटम्स रोटेट कर रहे हैं। आप इस एक्सिस को देख लो, ये वाला और ये वाला एटम तो फिक्स है ना अपनी जगह, और इस C2 में एक भी एटम नहीं है जो फिक्स हो, सब अपनी जगह से रोटेट कर रहे हैं। ये वाला इसकी जगह आ रहा है जब हमने C2 अप्लाई करी थी, ठीक है। तो इसकी ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, 2 C2 प्रेजेंट है। अब इसमें देखो सिग्मा V प्रेजेंट है क्या, वो तो बहुत क्लियर दिख रहा है ना इसमें सिग्मा V। अगर मैं ऐसे प्लेन डालूँ इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से प्लेन डालूँ तो ये प्लेन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ये वाला प्लेन, एक ऐसे भी प्लेन प्रेजेंट होगा इसमें, और एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट होगा जो परपेंडिकुलर ऐसे एक्सिस डाली है उसके परपेंडिकुलर जो तीनों रिंग्स को कंटेन करता हुआ पास होगा, एक वो प्लेन भी प्रेजेंट होगा। तो वो कौन सा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस केस में वही प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन होगा क्योंकि वो सारे एटम से पास कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में कंफ्यूज नहीं होना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है मॉलिक्यूलर प्लेन, बशर्ते कि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक तो परपेंडिकुलर होगा, और अगर वो सारे एटम से पास कर रहा है ना मॉलिक्यूल के, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसमें आपके पास कितने हो गए, 2 सिग्मा V एंड 1 सिग्मा H। क्या पॉइंट ग्रुप हो गया, C2 और C2, सब्सिडरी भी हो गई, प्रिंसिपल भी आ गई, D2H, ठीक है। इसका पॉइंट ग्रुप होगा D2H। अब ये वाला करो आप, क्या होगी इसका पॉइंट ग्रुप अगर हम निकालें, Cu है, H2O6 है, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए ना इसका पॉइंट ग्रुप। अगर हम निकालेंगे जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो होना चाहिए, हमने तो कंपाउंड्स पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, पर हम इसमें पता है क्या मिस कर रहे हैं, Cu2+। Cu2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D9। D9 में क्या लगता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उससे क्या होता है, हमारी जो सिमेट्री होती है उसमें डिस्टर्बेंस होता है,
ठीक है। तो जो हमारे प्लेन जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होगी, जो जेड एक्सिस हम मॉलिक्यूलर मान के चलते हैं, कन्वेंशनली मॉलिक्यूलर मान के चलते हैं, तो उसके अलोंग जो भी बॉन्ड्स होंगे वो इलोंगेट होंगे, और जो प्लेन में उसके परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होंगे वो कंप्रेस होंगे। ठीक है, एक बार इसको लिख करके देखते हैं। जैसे ये आपका कॉपर एटम है, जब इसमें आप डिस्टॉर्शन की बात करोगे, ये आपका कॉपर एटम है, जब आप इसमें डिस्टॉर्शन की बात करोगे ना, तो ये वाला बॉन्ड इलोंगेट हो जाएंगे जो जेड के अलोंग प्रेजेंट है। ठीक है, बैक साइड वाले बॉन्ड जो हैं, जो इसके परपेंडिकुलर हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कम, और जो फ्रंट साइड में आ रहे हैं, ठीक है, अबव द प्लेन है, उनकी भी कम होगी। कौन सा है ये? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर और बोले तो टेट्रागोनल इलोंगेशन। ठीक है, टेट्रागोनल इलोंगेशन, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स हो गए लंबे। अब ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ना चारों, ये तो हैं इक्वल इन लेंथ, और ये वाले जो बॉन्ड हैं वो हैं लार्जर, इनसे लॉन्गर, एक्चुअली इनसे लॉन्गर है ये वाले बॉन्ड्स। तो अगर आप इसमें ऑक्टाहेड्रल देखो, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है कि ये सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें तो है नहीं है, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो है नहीं है। अब देखो कौन सा ग्रुप है इसमें। सबसे पहला काम क्या है, बिल्कुल जैसे अपन अब तक चले ना वैसे ही चलेंगे। देखो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, अगर मैं ऐसे एक एक्सिस पास कर दूं और ऐसे रोटेशन कराऊं, तो ये वाला OH2 और कॉपर अपनी ही जगह रहेंगे। ठीक है, एक्सिस इनसे पास हो रही है, ये वाले अपनी जगह बदलेंगे इस तरीके से, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। आपको मिलेगी इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये वाली सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसके अलोंग कैसे भी रोटेशन कराते ना, ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड लेंथ अलग हैं, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकली कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक के भी कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब आप ये देखो, ये हमारी इसमें कौन सी चार, इसमें जो एंटिटी एटम्स नहीं, चार इसमें रोटेट कर रही हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका हाई जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हो जाएगी C4। अब देखो इसमें कोई C2 प्रेजेंट है क्या? अगर C2 एक भी आपको दिखी तो इसमें कितनी C2 होंगी? 4 C2। ठीक है, अब आप पास करो इसमें से, ऐसे हमने C2 पास करी, आपने इस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये कॉपर है, इसके अलोंग आपने रोटेशन कराया, ये वाला H2O यहाँ जाएगा, थोड़ा ट्राई करना है ना समझने का। इसके अलोंग आपने पकड़ के ऐसे फ्लिप करा, ये H2O इसकी जगह जाएगा, ये वाला OH2 इसकी जगह आएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ तो सेम थी, तो अगर ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है, C2 प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें C2 प्रेजेंट है। अब क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका ऑर्डर है 4 C2 हो जाएगी। अब इसमें देखो सिग्मा वी क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता हुआ प्लेन पास होना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा प्लेन डालूं, ठीक है, जो जेड एक्सिस के अलोंग OH2 प्रेजेंट है उसको कंटेन करे और कॉपर को कंटेन करे, ये वाला OH2 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, प्लेन प्रेजेंट है। कितने प्लेन होंगे? 4 सिग्मा वी। लास्ट काम बचता है इसमें आपका देखना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं। तो परपेंडिकुलर ये है जो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, इसके परपेंडिकुलर देखो कोई प्लेन प्रेजेंट है। अगर आप इसके परपेंडिकुलर देखोगे तो इन चारों को कंटेन करता हुआ जो प्लेन पास करवाओगे, ठीक है, ये चारों एटम्स को ये चारों वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन किया हुआ है। ये वाला कॉपर हो गया, ये OH2 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला OH2 इसको रिफ्लेक्ट करेगा इस प्लेन से। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ प्लेन। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? सिग्मा H। ठीक है, सिग्मा H प्रेजेंट है। तो अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? अगर आप इसका पॉइंट ग्रुप निकालोगे C4 और 4 C2, तो D4 है यहाँ पे, तो 4 H प्रेजेंट है तो H, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? D4H। ऐसे जो अपने पास वो होता है टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, जो टाइटेनियम का D1 सिस्टम होता है, उसमें भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। तो अगर वो एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, तो कंफ्यूज मत करना, उसको ऑक्टाहेड्रल मत लिख के आना। ठीक है, वो आपका D4H को बिलोंग करेगा, क्योंकि उसमें भी तो JTD लग रहा है ना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो उसमें भी है। बिल्कुल ही इसी तरीके से उसका पॉइंट ग्रुप भी D4H आएगा। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया, इसके बाद ट्राई करते हैं कि छोटा सा समराइज। ठीक है, अगर आपके पास CN एक्सिस प्रेजेंट है, पढ़ चुके हैं इसमें, बस एक जगह नोट टाइप करने के लिए, CN एक्सिस प्रेजेंट है, या तो एक भी C2 प्रेजेंट नहीं होगी या फिर NC2 प्रेजेंट होगी।
अगर आपके पास सी एन एक्सिस है या तो एक भी सिग्मा वी नहीं होगा, और अगर एक भी दिख गया तो एन सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे। अगर आपके पास सी एन एक्सिस प्रेजेंट है, अभी तक हमने किसकी बात नहीं करी है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की, उसको देखना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझते हैं कैसे। अगर आपके पास सी एन एक्सिस प्रेजेंट है तो 3 कंडीशन बनेंगी, या तो एक भी एस एन नहीं होगी, ठीक है, या फिर एस एन होगी या फिर एस टू एन होगी। मतलब अगर आपके पास C2 है तो या तो S2 प्रेजेंट होगी या फिर S4 प्रेजेंट होगी। S3 तो भूल जाओ, ऑप्शन में अगर दिखे तो हटा दो उसको। तो ऐसे 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेंगे। अगर अब इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे, अगर तो सिग्मा H आपका प्रेजेंट है, अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सिग्मा H प्रेजेंट है, या तो SN नहीं होगी या फिर SN होगी, S2N नहीं होगी। अगर सिग्मा H प्रेजेंट है आपका उस मॉलिक्यूल में तो S2N नहीं हो सकती है, या तो नहीं ही होगी SN या फिर SN प्रेजेंट होगी, एक SN, ठीक है। और अगर सिग्मा H एब्सेंट है, अगर सिग्मा H एब्सेंट है आपका, अगेन या तो नहीं ही होगी SN या फिर S2N होगी। उसमें आप SN के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि उसमें S2N प्रेजेंट होगी अगर सिग्मा H एब्सेंट है आपका। अगर आपके पास कोई भी जो पॉइंट ग्रुप होता है, जैसे जो पॉइंट ग्रुप होते हैं आपके पास, जैसे DNH और CNH पॉइंट ग्रुप, ठीक है, अगर तो इन दोनों में N की वैल्यू इवन है, फॉर एग्जांपल D2H या फिर C2H, C4H, N की वैल्यू इवन होनी चाहिए, तो उसमें आपका इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा। ये शायद एक बार क्वेश्चन भी आया है कि उन्होंने कुछ तो दिया था, D4H था शायद, और उसमें पूछा था कि इसमें कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो उसमें आपके एक ऑप्शन में I था, तो उसका आंसर ये था। आप में जो I है ना वो प्रेजेंट होगा अगर N और H की वैल्यू इवन है। अब बात करते हैं सिग्मा H की। सिग्मा H में तो कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सिस प्रेजेंट हो, CN हो, कोई इन जनरल CN प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, ये हम देख के ही आए हैं। या तो एक भी सिग्मा H नहीं होगा या फिर एक सिग्मा H होगा। सिग्मा H में गलती से भी मत कर देना कि 4 सिग्मा H या N सिग्मा H, वो नहीं होगा, एक ही सिग्मा H प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब पॉइंट ग्रुप और ऑर्डर, अब आपको ऑर्डर की नीड ही क्यों है पहली बात तो जो हम आगे बढ़ेंगे ना, हम कैरेक्टर टेबल डिराइव करेंगे, उसके बाद IR डिराइव करेंगे, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है IR। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आपको जब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकलवाएंगे, पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी आता है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका जो भी पॉइंट ग्रुप जो दे रखा है उसका ऑर्डर क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब जैसे पहले तो ऑर्डर होता ही क्या है, एक बार समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, A B C C, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, स्क्वायर प्लेनर मान के चलते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर मान के चलते हैं। इसमें हमने सिग्मा अप्लाई किया, इसको मान लेते हैं B1 बोल देते हैं, इसको 2, इसको C2, इसको C1। अब आप बताओ जब इसमें हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका हमें रोटेशन दिखेगा, सॉरी रिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब जो A है इससे हमने ऐसे सिग्मा अप्लाई किया है, तो जो B2 है वो B1 की जगह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जो B1 है वो इधर आ जाएगा। सिमिलरली जो C1 है वो इधर आ जाएगा और जो C2 है वो इधर आ जाएगा। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, इक्विवेलेंट या फिर इंडिस्टिंग्विशेबल। आप इस पे एक बार और सिग्मा अप्लाई कर दो, इस पे एक बार और सिग्मा अप्लाई करो, अगेन ऐसा सिग्मा अप्लाई किया, B ने अपनी प्लेस चेंज कर लेगा, ये B1 B2 इस जगह आ जाएगा, B1 इधर आ जाएगा, C1 इधर आ जाएगा और C2 उधर पहुंच जाएगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है और जो ये वाली स्ट्रक्चर है सेम है बिल्कुल। वैसे तो B भी सेम है, बट अगर हम 1 2 करके करें तो यहाँ पे 1 वापस हमें मिल गया ना, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर लेने के लिए कितनी बार ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा सिग्मा का, 2 बार। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने हमें अप्लाई करने पड़े वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर होता है। जैसे कि अगर हम इस सिग्मा की बात करें तो हमें इस सिग्मा को 2 बार अप्लाई करना पड़ा, तब हमें जाके क्या मिली, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिकल मतलब ऑपरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि हम कितनी बार अप्लाई करें किसी भी एक पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट को कि वो ई के इक्विवेलेंट हो जाए। आइडेंटिटी ई क्या होता है, डू नथिंग ऑपरेशन, जैसा है मॉलिक्यूल आपका वैसा ही रहेगा। तो सिमिलरली आपको सिग्मा कितनी बार अप्लाई करना पड़ा, 2 बार, तब आपको जाके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है। तो इसका सिग्मा का ऑर्डर क्या हो गया, 2। ऐसे CN एक्सिस का ऑर्डर क्या होगा, N।
CNN इज इक्विवेलेंट टू E, यानी कि अगर आप किसी भी CN एक्सिस को, फॉर एग्जांपल C2 एक्सिस को 2 बार अप्लाई करोगे, CNN C2 एक्सिस को 2 बार अप्लाई करोगे, वो E के इक्विवेलेंट होगा। कैसे? C2 एक्सिस है, 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, ठीक है, एक बार हुआ 180 डिग्री का रोटेशन, आपने दोबारा अप्लाई किया, उसको बोलोगे C22, जो पहली बार अप्लाई किया वो हो गई C21, दोबारा अप्लाई किया वो हो गई C22, 360 का टोटल रोटेशन हो गया ना। 180 हुआ पहली बार में, दोबारा में हुआ 180, तो टोटल आपका 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। कोई भी मॉलिक्यूल जब 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा, जैसा इनिशियली था वैसा इनिशियली वापस जो बाद में रोटेशन के बाद मिल जाएगा। तो अगर आप CN की बात करो तो उसका ऑर्डर होता है N, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो ऑर्डर क्या है? अब ऐसे ग्रुप के ऑर्डर कैसे देखोगे? आप अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट के देख लिए, ग्रुप के ऑर्डर कैसे देखोगे? CS उठा लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? E प्लस सिग्मा, ठीक है, E प्लस सिग्मा। अभी देख के आए कि हम सिग्मा जो होगा उसका ऑर्डर होगा 2, ठीक है, और E को एक बार अप्लाई कर दो सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। E से तो एक ही बार अप्लाई करो, सेम ही मॉलिक्यूल मिलना है हमें, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3, बट आ क्या रहा है यहाँ पे? 2। अब वो कैसे हुआ? जब आप देखो, जब आपने यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेशन था, जब आपको आइडेंटिकल मिला था, तो उसके बाद आइडेंटिकल मिला था, इसका मतलब यहाँ से क्या, ये ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट है? E के इक्विवेलेंट हो गया ये वाला ऑपरेशन, क्योंकि हमें आइडेंटिकल मिल गया। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है आइडेंटिकल। तो जो हमने सिग्मा 2 अप्लाई किया यहाँ पे, ये था सिग्मा 1, ये था सिग्मा 2, तो जो हमने ये अप्लाई किया वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? E के। तो इसमें हमने ग्रुप में क्या किया? ग्रुप में हमने क्या किया? एक बार तो E को कर लिया ना काउंट, और सिग्मा 2, सिग्मा को कैसे आप करोगे? सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 2 इज इक्विवेलेंट टू E। आपने E को तो 2 बार काउंट कर लिया ना, वो तो करना नहीं है। तो इसमें जब भी आप ग्रुप में काउंट करोगे किसी भी एलिमेंट को, तो आप जो है उसका -1 करोगे। तो जो आप इसका ऑर्डर निकालोगे ना, तो हर जैसे आपका लास्ट वाला जो रहता है वो आपका E के करेस्पॉन्डिंग होता है। तो आप E ऑलरेडी काउंट कर चुके हो यहाँ पे, ठीक है, E आपका ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है, तो आप उसके लिए -1 करोगे उस सिमेट्री एलिमेंट में से। तो 3 - 1, तो आपका ऑर्डर आएगा 2, ठीक है। अब ऐसे आप एक एक निकालने नहीं बैठोगे, इसका बहुत सिंपल है। जैसे CS CI इनका 2 हो गया, CN के करेस्पॉन्डिंग N है, CNV का 2N होगा। फॉर एग्जांपल C4V का अगर आपको निकालना है तो C4V का क्या होगा? 2N, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ऐसे आपको इस तरीके से ऑर्डर निकालने हैं। अब इसकी नीड होगी जो हम करेंगे ना कैरेक्टर टेबल वाला जो पार्ट आएगा ना, तब इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। एक बार आप ये देख लो, अगर मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना कि हमें कैसे निकालना है पॉइंट ग्रुप, तो उसका एक छोटा सा समरी है कि आप सबसे पहले क्या देखोगे। एक तो हमारा अच्छा ये वाला रह गया ना पोर्शन, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे I प्रेजेंट है, लीनियर या हाई सिमेट्री तो वही था जो हमने लास्ट कॉपर वाला करा था, और हम उसको ऑक्टाहेड्रल लगा के आते। जैसे हमारा कोई भी होता है जिसमें JTD नहीं लगेगा, जिस भी कॉम्प्लेक्स में JTD नहीं लगेगा तो वो यूजुअली क्या होएगा? ऑक्टाहेड्रल होता है। जैसे अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो वो तो हो गए हमारे हायर ऑर्डर के। जैसे मीथेन है, मीथेन का क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो वो तो उस तरीके से हो जाएगा, वो हो गए आपके हाई सिमेट्री ग्रुप। अगर आप यहाँ आओगे लीनियर पे, तो लीनियर कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? HCl, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं इसको? HCl। इसके बाद क्या पूछा है कि I प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब आप इसमें देखो I प्रेजेंट है या एब्सेंट है। I क्या होता है? इन्वर्जन सेंटर, यानी कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट से इधर जा रहे हो, आपको H मिल रहा है, तो सेम उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको H मिलना चाहिए। जैसे अगर हम H2 की बात करें, तो अगर आप उसमें इस पॉइंट से इधर जा रहे हो तो आपको H मिल रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे आपको H मिल रहा है, तो इसमें क्या है? I प्रेजेंट है। अब आप देखो क्या HCl में I प्रेजेंट है? HCl में तो नहीं है ना, इधर आपको H मिल रहा है और इधर आपको Cl मिल रहा है, तो I हो गया एब्सेंट, ठीक है। I इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, I एब्सेंट है। तो अगर I एब्सेंट है तो इसका पॉइंट ग्रुप होगा C∞V। अब C∞V क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक C2 एक्सिस तो प्रेजेंट होगी, ऊपर उसके करस्पॉन्डिंग इन्फानाइट नंबर ऑफ C2 परपेंडिकुलर जो सब्सिडरी एक्सिस होती है वो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl, क्योंकि इसमें I प्रेजेंट नहीं है। और अगर I प्रेजेंट है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था H2 का, या फिर जो अपना एक और एग्जाम्पल होता है I प्रेजेंट है या नहीं है, CO2, इसमें I प्रेजेंट है। अगर हम इसमें इस पॉइंट से कार्बन एटम से इधर जाएंगे, ऑक्सीजन एटम मिल रहा है हमें,
और अगर हम इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन एटम मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई प्रेजेंट है। आई प्रेजेंट है तो आई प्रेजेंट होते ही इसमें परपेंडिकुलर जो C2 है, परपेंडिकुलर जो C2 एक्सिस है वो इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट होगी, तो उसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D∞H, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CO2। तो आप अगर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा आपके सामने, सबसे पहले देखोगे लीनियर या हाई सिमेट्री, ये तो बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा है या नहीं है। आगे बढ़ो, अगर लीनियर है तो आई प्रेजेंट आई एब्सेंट, उसके हिसाब से देखना C∞V या फिर D∞H। फिर उसके बाद देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ना प्रेजेंट हो, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मतलब एक भी प्रेजेंट ना हो। अभी तक तो हमने सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, उसमें सब में प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट थी। ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक भी एक्सिस नहीं देख पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें नहीं है एक्सिस। अगर एक्सिस नहीं है तो या तो C1 मतलब E, उसमें और कोई ऑपरेशन प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ एक E प्रेजेंट है। CI मतलब उसमें E प्रेजेंट है या फिर इन्वर्जन सेंटर, ठीक है, इन्वर्जन सेंटर। और CS मतलब E और सिग्मा, इन तीनों में एक भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो इन तीनों में से देखो कोई पॉइंट ग्रुप होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है तो इसमें फिर क्या देखोगे, परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है या फिर परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट नहीं है। अगर परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट नहीं है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, C में से कोई पॉइंट ग्रुप होगा, CNH, CNV, CN। CN कब होगा, जब एक भी सिग्मा प्रेजेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। CNV कब होगा, जब उसमें सिग्मा V तो प्रेजेंट है बट सिग्मा H प्रेजेंट नहीं है, तो CNV होगा। और CNH कब होएगा आपका, CNH पॉइंट ग्रुप जब होगा जब आपकी CN एक्सिस प्रेजेंट है, उसके साथ NC2 प्रेजेंट नहीं है और सिग्मा H प्रेजेंट है, तो वो आपका पॉइंट ग्रुप होगा CNH, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, पॉइंट ग्रुप D में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो पॉइंट ग्रुप D हो जाएगा, CN प्लस NC2, पॉइंट ग्रुप D में से कोई होगा, सीधा इन तीनों में से फोकस करो। अगर सिग्मा प्रेजेंट है, नहीं है, अगर सिग्मा प्रेजेंट तो DN, कुछ भी नहीं, ना D ना H ना V, कुछ भी नहीं, DN हो जाएगा। अगर सिग्मा V प्रेजेंट है पॉइंट ग्रुप में, अगर सिग्मा V प्रेजेंट है, कितने होंगे, N सिग्मा V प्रेजेंट होंगे, तो DND, यहाँ V नहीं होता है, DNV नहीं होगा, DND होगा पॉइंट ग्रुप, ठीक है। और सिग्मा H प्रेजेंट है तो DNH, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो, अगर आपको अप्रोच करना है ना किसी भी मॉलिक्यूल को, तो ये आपका अप्रोच हो जाएगा। अगर आप 4-5 एग्जाम्पल कर लोगे फिर उसका आपको याद रहेगा, फिर नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए अप्रोच क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस में बेसिकली होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, जैसे अब ये है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन जो C2x है और सिग्मा xz है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई हुआ है, एक के बाद एक, कंसिक्यूटिवली एक के बाद एक आपके ऑपरेशन को अप्लाई किया गया, तो आपको फाइनली जो मॉलिक्यूल मिलेगा इन दोनों ऑपरेशंस को कंसिक्यूटिवली एक के बाद एक अप्लाई करने के बाद, वो किसके करस्पॉन्ड होगा, किसी एक एक्सिस के करस्पॉन्ड होगा। कैसे, एक्सिस या प्लेन कुछ भी हो सकता है, एक बार ट्राई करते हैं इसको समझने का, ठीक है। जैसे अब ये C2x हमें पता है, C2 यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन, x मतलब x एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री का रोटेशन। सिग्मा xz क्या होगा, सिग्मा xz मतलब जो आपका प्लेन है xz प्लेन, उसके अलोंग रिफ्लेक्शन। अब जैसे आप ये मानो, ये आपकी y एक्सिस मान लेते हैं, ये x है जो आपकी तरफ आ रही है और ये z है, ठीक है, सिग्मा xz। तो इस प्लेन के अलोंग आपको रिफ्लेक्शन देखना है, तो किसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, ये पूरा प्लेन है तो ये वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिखेगा ना, इस प्लेन के अलोंग, सिर्फ z एक्सिस का रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिखेगा, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, ऐसे बार बार मॉलिक्यूल से करके तो देख नहीं सकते ना, कैसे करेंगे इसको, कोई भी आप पॉइंट मान लो। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कैसे होते हैं, XYZ, ठीक है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आप इसको अप्लाई करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो, सिग्मा XZ, उसको अप्लाई करो आप किसी भी एक पॉइंट पे, XYZ आर्बिट्ररी आपने कोई भी पॉइंट लिया, तो सिग्मा XZ जैसे अभी हमने अप्लाई करके देखा था, तो सिर्फ सिग्मा XZ, तो कौन सी एक्सिस चेंज होगी, Y। सिग्मा XZ प्लेन जो Y एक्सिस ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा था, XZ को तो कुछ नहीं कहना, उसने XZ कोऑर्डिनेट्स तो एज इट इज़ रहे, सिर्फ Y कोऑर्डिनेट ऊपर से नीचे हुआ। अब इतना पता है कि ऊपर से नीचे होगा तो क्या होगा, Y माइनस Y बनेगा, ठीक है। तो अगर आप सिग्मा XZ किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करोगे, तो सिग्मा XZ आपने इस पर अप्लाई किया तो ये पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, X को एज इट इज़ रखो, Z को एज इट इज़ रखो, ये हो जाएगा -y, ठीक है।
इसके बाद क्या अप्लाई करना है, C2x। अच्छा ये ना करना कभी भी कि पहले C2x अप्लाई कर दिया फिर सिग्मा XZ अप्लाई किया। जब भी आपको अप्लाई करना हो, मल्टीप्लाई करना हो दो सिमेट्री एलिमेंट्स को, तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए ये राइट टू लेफ्ट अप्रोच होनी चाहिए। पहले जो राइट में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है उसको अप्लाई करोगे आप, उसके बाद जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्रेजेंट है सबसे लास्ट में उसको अप्लाई करोगे। यहाँ तो दो हैं, 3 4 का भी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछ सकते हैं ना, नहीं पता कि क्या पूछेंगे, 3 4 का मल्टीप्लिकेशन पूछा तो कैसे अप्रोच करोगे, जो आपके सबसे राइट में प्रेजेंट है उसको सबसे पहले अप्लाई करोगे और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है उसको सबसे लास्ट में अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई और z। अब इसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे C2x। तो C2x अप्लाई करने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री का रोटेशन, x एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री का रोटेशन ऐसे समझो। ये मान लो आपकी x एक्सिस है ग्रीन वाली, इसके अलॉन्ग आपको 180 डिग्री का रोटेट कराना है, यानी कि ये वाली जो बॉल है जो ब्लू आपकी तरफ है, y मान लेते हैं इसको, y z, इसको 180 डिग्री का रोटेशन मतलब ये 90 ये 180। ठीक है, तो x तो अपनी जगह पे रही, x को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ये जो y प्रेजेंट थी, जो y थी वो यहाँ से यहाँ आ गई ब्लू बॉल, और जो z थी वो इनिशियली यहाँ प्रेजेंट थी वो यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये क्या एंगल हुआ, 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो C2x का मतलब हो गया ये। तो इसमें क्या हुआ, x अपनी जगह रही, y माइनस वाई बन गया और z माइनस जेड बन गया। तो जब भी आपसे एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन की बात की जाएगी तो सिर्फ आपके जो जिसके अलॉन्ग रोटेशन है उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ये सिर्फ C2 के लिए कि आप प्लस माइनस कर दोगे, C4 में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपसे C4 अप्लाई आगे वाले क्वेश्चन में समझेंगे क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अभी के लिए इतना देखो, C2x है, आपने C2x अप्लाई करी तो x के अलॉन्ग तो कुछ नहीं होगा, x जैसा है वैसा रहेगा। y माइनस वाई बन रहा था तो माइनस वाई का क्या होगा, वो प्लस वाई बन जाएगा 180 डिग्री रोटेट करके, तो ये हो गया y। z का क्या होगा, z बन जाएगा माइनस जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब ये आंसर नहीं है आपका, आपको कैसे रिपोर्ट करना है इसको कि अब हम इसी पॉइंट पे एक्स वाई जेड ही जो हमारा पॉइंट था इनिशियली, उस पे ऐसा कौन सा सिमेट्री एलिमेंट लगाएं कि हमें डायरेक्टली ये मिले। ठीक है, डायरेक्टली ये मिलना चाहिए। अब आप इसमें देखो सिर्फ एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई और माइनस जेड है। ठीक है, तो सिर्फ जेड का साइन माइनस जेड चेंज हुआ है, तो हमने क्या करवाया होगा, जिसमें सिर्फ एक साइन चेंज होता है हमने प्लेन अप्लाई करवाया होगा, क्योंकि एक्सिस में तो अभी हमने देख लिया कि 2 का साइन चेंज होगा, सिर्फ एक का साइन सेम रहेगा, और प्लेन में क्या होता है सिर्फ एक का साइन चेंज होगा, 2 का साइन सेम रहेगा। तो हमने इसमें क्या करा है, सिर्फ जेड का साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब हमने इस पर सिग्मा एक्स वाई अप्लाई किया होगा, तो z केवल चेंज हुआ है और एक्स वाई के अलॉन्ग जो रिफ्लेक्शन होगी नहीं, क्योंकि एक्स वाई ऐसे है, एक्स वाई के अलॉन्ग आप रिफ्लेक्शन लोगे z ही तो माइनस जेड बन जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जो आपका C2x इंटू सिग्मा एक्स जेड, ये इक्विवेलेंट होगा सिग्मा एक्स वाई के। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन, कि आपने इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्विवेलेंट है। इसको इन जनरल थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, जैसे आप सिग्मा एक्स वाई लगाओगे तो क्या होगा आपका पॉइंट, आपने किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पे लगाया, एक्स वाई का साइन सेम रहेगा, जेड का साइन चेंज हो जाएगा। सिग्मा एक्स जेड लगाओगे तो एक्स और जेड का साइन सेम रहेगा, वाई का साइन चेंज होगा। सिग्मा वाई जेड लगाओगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, वाई और जेड सेम रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसी का साइन चेंज कर दो। अगर आप C2 की बात करोगे, C2 और किसी एक्सिस पे नहीं लगेगा, ये C2x अगर आप लगाओगे तो x के अलॉन्ग रोटेशन करा रहे थे तो x का साइन सेम रहेगा, y और z का साइन चेंज हो जाएगा। आप करवा रहे थे C2y, तो इसमें क्या होगा, C2y में बिल्कुल सिमिलरली सिर्फ y का साइन सेम रहेगा, बाकी सबका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे C2z के लिए आप क्या लिखोगे, x y माइनस एक्स माइनस वाई और z। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इस पे। अगला है आपका S4Z। S4Z क्या होता है, बेसिकली इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में आप क्या करते हो, S4 इक्विवेलेंट होगा किसके, C4Z सिग्मा एक्स वाई। मतलब आप एक रोटेशन कराओगे एक एक्सिस के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसके अलॉन्ग रिफ्लेक्शन होएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो
यहाँ पे ये इक्विवेलेंट होगा कि आप सिग्मा एक्स वाई और C4Z लिख दो। सिर्फ S4 एक्सेस के लिए ये इक्विवेलेंट होगा। पहले C4 लगाओ, बाद में सिग्मा एक्स वाई लगाओ, या फिर पहले सिग्मा एक्स वाई लगाओ जैसे यहाँ पे, इसमें बाद में सिग्मा एक्स वाई और ये C4Z बाद, मतलब आप इनके इंटरचेंज कर दोगे प्लेस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमसे पूछा है तो सिग्मा एक्स वाई इंटू S4Z को ओपन करके लिखो, सिग्मा एक्स वाई इंटू C4Z इंटू सिग्मा एक्स वाई। आप सिग्मा एक्स वाई तो ऑपरेट करवा लोगे, बट जब C4Z यानी कि आपको 90 डिग्री का रोटेशन करवाना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, जब आप 90 डिग्री का रोटेशन करवा रहे थे, जैसे आप इसमें करवाओगे 90 डिग्री का रोटेशन, तो ये y है, ये z है, ये x है मान लो, तो x के अलॉन्ग आपने 90 डिग्री रोटेट करवाया तो ये y z की जगह आ जाएगा और z माइनस वाई की जगह आ जाएगा। तो ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो C4 के लिए इतना ईजी नहीं है अप्लाई करना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम क्या करेंगे, हम अभी पीछे पढ़ के आए ना कि सिग्मा स्क्वायर ई के इक्विवेलेंट होता है, और हमें ये भी पता है कि हम S4 को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई C4Z। इसको अप्लाई कर लो एक्स वाई जेड पॉइंट पे, सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई। अब देखना सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई है, ऐसा मत करना कि सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई जेड को ई के इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड, मतलब बिल्कुल सेम प्लेन होना चाहिए तभी वो ई के इक्विवेलेंट होगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? ई के C4Z एक्स वाई जेड। अब ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इंटू 4 क्या होगा? 4। तो ऐसे ही ई इंटू C4Z क्या होगा? C4Z एक्स वाई जेड। तो ये आपका किसके इक्विवेलेंट आ गया? अगर आप लिखोगे तो ये आपका इक्विवेलेंट आ गया C4Z के। इस तरीके से हम करते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हमें गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी आप कोऑर्डिनेट ले लो, उस पर अप्लाई करके देखो, उससे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा टफ नहीं है। 11-12 में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो पड़ी होगी ना, मैट्रिक्स दिखती कैसी है, 3x3, 4x4, 2x3 की भी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे भी जितनी मैट्रिक्स होती है ना वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मे बी आप एक दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दो कि उसमें नंबर ऑफ रोज या कॉलम इक्वल ना हो, ठीक है। और अगर इक्वल है भी तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ई का मतलब क्या है? डू नथिंग ऑपरेशन, इतना हमें पता है। इसका मतलब कि एक्स वाई जेड जो भी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, उस पर हम ई लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनली? एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक्स वाई जेड। इस पे हम ऐसे कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स वाई जेड ही मिले, ठीक है, एक्स वाई जेड ही मिले। अगर हम ये वाली मैट्रिक्स ले लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, एक्स के इक्वल हो गया। 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। एक रो पकड़ लो और कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका इसका एलिमेंट बन जाएगा, इक्वल टू वाई। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 1 इंटू जेड इक्वल टू जेड। तो मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा। और ऐसा ही ये मतलब ये एक्स वाई जेड तो इसके करस्पॉन्डिंग था, ये एक्स वाई जेड इसके करस्पॉन्डिंग था, तो ई क्या होगा? ये वाली मैट्रिक्स, तो ई के करस्पॉन्डिंग होगी ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगी आपकी ई के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हमें ट्रेस निकालना हो, ट्रेस जो हम 11-12 में पढ़ते थे, या फिर कैरेक्टर निकालना हो, तो मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं? जो मेन डायगोनल है, मतलब ये वाली जो डायगोनल है ना, इसके एलिमेंट्स का सम होता है ट्रेस या फिर कैरेक्टर के इक्वल। तो अगर हम ई का निकालें ना, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम निकालेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो 1 + 1 + 1 ये होती है मेन डायगोनल। तो कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, 1 + 1 + 1 3। तो ई के लिए जो डायमेंशन क्यों बोल रहे, बाद में समझेंगे डायमेंशन क्या है। अभी के लिए देखो, कैरेक्टर हो गया ई का 3, या फिर ट्रेस से भी पूछ सकते हैं कि ट्रेस बता दो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर ही एक्चुअल में ट्रेस होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो ई के लिए तो ये हो जाएगी सिग्मा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों के लिए अलग होगी, एक के लिए करेंगे हम यहाँ पे, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई। तो बेसिकली क्या है, सिग्मा एक्स वाई आप अप्लाई करोगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स वाई जेड पे, तो क्या होगा? अब भी हम पीछे देख के, जो भी है एक्स वाई है तो एक्स वाई को सेम रखो, जेड का साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो एक्स वाई को सेम रखा, जेड का साइन कर दिया चेंज, ये हो गई। अब हमने जैसे उसमें करा था
एक्स वाई जेड, ऐसे ही लिखा था ना जब हमने आइडेंटिटी के लिए निकाली थी ई के लिए। ये क्या हो गया, एक्स वाई माइनस जेड। ऊपर वाला पोर्शन तो सेम है जैसे आइडेंटिटी में था, तो 1 0 0, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स, 0 1 0, 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई वाई प्लस 0 इंटू जेड 0, तो टोटल आ गया आपका वाई। 0 0 यहाँ -1 लिखेंगे क्योंकि z का साइन चेंज है, ऐसे याद कर लो, नहीं निकाल पा रहे हो तो जिसका भी साइन चेंज करना है उसके सामने वाला जो एलिमेंट है जैसे 1 है उसके आगे माइनस लगा दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना होता यहाँ पे माइनस निकालना है, तो अगर आपका कोई भी हाइपोथेटिकल मान लेते हैं इसके आगे माइनस आना चाहिए था, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई के लिए हो जाएगी ये मैट्रिक्स 1 1 -1, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये इसके, और सिग्मा एक्स वाई इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग होगा। अगर आपको वाई जेड निकालना है, एक और देख लेते हैं अगर आपको वाई जेड निकालना है, ठीक है, तो वाई जेड करोगे तो क्या होएगा, सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, वाई जेड का साइन सेम रहेगा, एक्स का साइन चेंज होगा, तो एक्स का साइन चेंज होना है तो ये माइनस माइनस, यहाँ नहीं होगा माइनस, सॉरी और माइनस, ठीक है, सिर्फ एक्स का साइन चेंज होगा, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा वाई जेड के करस्पॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लोगे मैट्रिक्स फॉर द प्लेन। अब ये जो आपकी ये वाली होती है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके करस्पॉन्डिंग ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये होगी कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 1 सॉरी 0 0 0 1, ठीक है। ये है z एक्सिस के लॉन्ग, z एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि हमें पता है ना कि z अगर हम जैसे c टू z अप्लाई करेंगे तो सिर्फ z एक्सिस सेम रहेगी, एक्स वाई का साइन चेंज होगा। तो एक्स वाई का साइन कैसे चेंज हो रहा था, जिस एंगल से हम रोटेट कर रहे थे, कभी x हमारा y भी बन रहा था और कभी x माइनस वाई भी बन रहा था। जो अभी हमने 90 डिग्री रोटेट किया था उसमें y z बन रहा था, z माइनस वाई बन रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो हमारी किसके करस्पॉन्डिंग है, z के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 1 का साइन जो है 1 जो है वो z के सामने आएगा ना, तो z हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये वाली मैट्रिक्स होगी z के करस्पॉन्डिंग। थीटा क्या है आप में, जैसे थीटा हमारा अगर हम C2 एक्सिस के लिए लें तो थीटा क्या होगा 360/n, n की वैल्यू है 2, तो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारा C2 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। अगर C3 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो थीटा विल बी इक्वल टू 360/3 यानी कि 120 डिग्री। C4 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाई 4 90 डिग्री। तो आपको यहाँ वैल्यू रख के वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब आपका आएगा आप जिस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो। ये वाला होगा Z के करस्पॉन्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए x के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 आएगा, x के सामने वाले में -1 आएगा, ठीक है। तो ये अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या होगा इसका, अच्छा इसका कैरेक्टर रह गया ना प्लेन का कैरेक्टर हमेशा 1 के इक्वल होगा, 1 1 -1, आप कॉपी डन करके देखो 1 1 -1, ठीक है। इसका कैरेक्टर होगा हमेशा 1 + 1 -1, चाहे सिग्मा एक्स जेड हो, सिग्मा वाई जेड हो, सिग्मा जेड एक्स हो, सिग्मा एक्स वाई, जो मतलब तीनों प्लेन्स हैं जो हमारे, उसमें कैरेक्टर हमेशा 1 होगा। यहाँ पे कैरेक्टर डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। 2 आप याद कर लो, C2 का होगा कैरेक्टर -1 और C3 का कैरेक्टर होगा 0, ठीक है। कैरेक्टर क्या होगा cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, तो अगर हम CN एक्सिस का निकालें cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा प्लस 1, ये होगा कैरेक्टर के इक्वल या फिर ट्रेस के इक्वल। आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है C4 का बता दो, C5 का बता दो, थीटा की वैल्यू निकालो 360/5 करके, वैल्यू ऑफ cos थीटा की वैल्यू निकालो और वो हो जाएगा आपका कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं SN एक्सिस। SN एक्सिस बिल्कुल सिमिलर होगी CN एक्सिस के, बस उसमें क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा 0 0 -1, बस इतना फ़र्क है, बाकी आपका पूरा सेम रहेगा। साइन थीटा cos थीटा 0 0, ये होगी आपकी SN एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कैरेक्टर अगर आप निकालोगे तो क्या होगा cos थीटा प्लस cos थीटा -1, तो इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर होगा 2 cos थीटा -1, उसके क्या था 2 cos थीटा प्लस 1 और इसके करस्पॉन्डिंग होगा 2 cos थीटा -1।
ये हो गया। अब आपको बचता है लास्ट आई। आई का काम क्या होता है बेसिकली, आई हमारा कन्वर्ट करता है, अगर हम आई लगाएंगे किसी भी कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई जेड पे, कोई भी पॉइंट है आपका, तो वो कन्वर्ट कर देगा -x -y -z में। ठीक है, ये होता है आई का काम। तो अगर आप इसमें निकालोगे इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगी, x y z, तो ये हो गया -x -y -z। अब आप यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स लोगे, जैसे हमने वो पढ़ा था अभी प्लेन, तो हम क्या कर रहे थे, प्लेन में जिसका साइन चेंज करना होता था उसके आगे -1 लगा दो। यहाँ सबका साइन चेंज हो रहा है, सबके आगे माइनस लगा दो, -1 -1 बस। -1 इंटू एक्स -x +0 +0 -x आ गया, 0 इंटू एक्स -1 इंटू वाई -y आ गया, और 0 इंटू जेड 0 हो गया। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -z आएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी आई के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। इसका क्या होगा, कैरेक्टर निकालो इसका, इनका सम होगा ना इसका, -1 -1 कितना हुआ, -3। तो अब हम करेंगे कैरेक्टर टेबल का डेरिवेशन। तो बेसिकली डेरिवेशन की हमें नीड नहीं है क्योंकि वो पेपर में तो आना है नहीं है, बट हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है या फिर मुलिकन सिंबल है, उनको समझने के लिए कि वो एक्चुअल में कैसे अप्लाई करना है, अगर हमें सामने कैरेक्टर टेबल दी जाए तो कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ के लिए। तो C2V C3V की छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो हम करें, वो हमेशा जब भी ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे C2V C3V हमेशा डराइव कर लेते हैं। हम CS की कैरेक्टर टेबल डराइव करेंगे, छोटी है जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है, CS कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे इसमें, E और सिग्मा सिमेट्री एलिमेंट्स तो यही होंगे CS में। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट 1 होता है, ये कैरेक्टर टेबल का पार्ट 1, इसमें क्या आता है, जो हमारा पॉइंट ग्रुप है, हम किस पॉइंट ग्रुप की बात कर रहे हैं वो, ये दोनों होंगे हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स या क्लासेस, उसको क्लब करके रखते हैं। तो यहाँ पे आएंगी हमारी क्लासेस, पार्ट 2। ये जो होता है इसमें आपके आती है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब वो कितनी होंगी, जितनी आपकी नंबर ऑफ क्लासेस है उतनी ही आपकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पे क्या है, आपकी 2 क्लासेस हैं तो 2 ही IR होंगी, IR1 IR2। अब यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर को हम लिख देते हैं अभी के लिए A1 B1 A2 B2। ठीक है, और यहाँ पे आपके होते हैं ये हमारे कैरेक्टर होते हैं, ये बेसिकली हम डराइव करते हैं GOT से, जो हमारी ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है उससे। यहाँ पे आपके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लीनियर एक्सिस और ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रोटेशनल और क्वाड्रेटिक। वो हमें डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एग्जाम में गिवन होगा, नहीं हो तो छोड़ देना, डराइव करने मत बैठना। XYZ और RX X² Y² वो सब आपके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आपको गिवन होगा एग्जाम में। हमारा मेन काम क्या होता है, हमसे क्या पूछेंगे एग्जाम में, अगर किस तरीके से क्वेश्चन आता है आपको, जैसे ये है 4, इनमें से किसी भी 2 की वैल्यू आपको दे देंगे, बाकी 2 की पूछ लेंगे, 3 की दे देंगे, लास्ट जो बचा है उसकी वैल्यू पूछ लेंगे, ये चारों दे देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग IR पूछ लेंगे। तो इस तरीके से आते हैं कैरेक्टर टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में। तो कैसे करना है इसको, A1 B1 A2 B2। तो आप देखो इसको, सबसे पहला पोस्टुलेट तो हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ क्लासेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ IR। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि जो आपकी डायमेंशन है, IR की जो डायमेंशन है, जितनी भी IR है उनकी जो डायमेंशन है, उनके स्क्वायर का सम दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यानी कि A1 का स्क्वायर, अब डायमेंशन क्या है, E का जो भी कैरेक्टर होगा ना उस पर्टिकुलर IR की डायमेंशन होगी। E का जो भी कैरेक्टर है, E का कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, A1, जो हमने कैरेक्टर हम निकाले थे ना मैट्रिक्स में, वही वाला कैरेक्टर, E का कैरेक्टर A1 A2, तो उसके करस्पॉन्ड उनका स्क्वायर करके प्लस जो करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करने के बाद वो आएगा जो हमारा पॉइंट ग्रुप है उसके ऑर्डर के इक्वल आएगा, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, डायमेंशन को लेके, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हम इसका करते ना, फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, सेकंड करते हैं। A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। CS का ऑर्डर क्या था, 2 था ना, वही तो हमने पीछे एक्सप्लेन भी किया था, E प्लस सिग्मा 1 प्लस 2 प्लस -1 करके जो किया था, तो उसका ऑर्डर था 2। अब आपको यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रखनी पड़ेगी, या तो आप क्या करो, A1 A2 की वैल्यू 1 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब हम A1 और जो A2 है उसकी वैल्यू 1 1 ले सकते हैं।
-1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि A1 और A2 डायमेंशन नेगेटिव नहीं होंगे, इसीलिए हमने नहीं लिया है -1। ठीक है, तो A1 और A2 की जगह हम रख देते हैं 1 और 1। इतना आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर IR के करस्पॉन्डिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर IR के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर्स हैं सिमेट्री एलिमेंट्स के, सिमेट्री एलिमेंट यहाँ तो एक ही है, और भी हो सकते हैं, उन सिमेट्री एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम करके वो भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। मतलब 1 का स्क्वायर, अगर हम IR 1 की बात करें, ठीक है, अगर हम IR 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? B1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, तो 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो B1 की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ से हमें ये भी आ गया कि B1 की वैल्यू होगी 1। अब हमें क्या निकालना है? B2 की वैल्यू। जैसे हमने IR 1 पे अप्लाई किया, ऐसे हम IR 2 पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। IR 2 पे अप्लाई करो, 1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, यानी कि B2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। B2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अब कैसे डिसाइड करें कि +1 लेना है या -1 लेना है? ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पोस्टुलेट GOT का। वो ये कहता है कि जितनी भी हमारी IR प्रेजेंट है किसी भी पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल में, वो सब एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगी। ऑर्थोगोनल मतलब IR1 क्रॉस IR2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, IR1 क्रॉस IR2 विल बी इक्वल टू 0। अब हमें पता करनी है B की वैल्यू। IR1 क्रॉस IR2 यानी कि 1 इंटू 1। अब यहाँ पे होती है गलती, हम मिस कर देते हैं यहाँ पे इसको लेना। यहाँ पे 1 है, चल जाएगा, लेकिन कई कैरेक्टर टेबल्स में यहाँ पे 2 होता है। C3V की कैरेक्टर टेबल देख लो, उसमें यहाँ पे 3 आता है, 3 सिग्मा V। उसका मल्टीप्लाई करना होता है जब हम ऑर्थोगोनैलिटी देखते हैं, या फिर इससे पहले वाली जो पोस्टुलेट थी, किसी पर्टिकुलर IR के लिए उसके कैरेक्टर के स्क्वायर का सम ऑर्डर के इक्वल होगा, वहाँ पर भी हमें कोफिशिएंट लेना होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस B2 इंटू 1 इंटू 1, तो B2 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकालोगे B2 विल बी इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा आपका B2 की वैल्यू भी क्या आ गई? -1। अब हमारा क्या बचा? इसके करस्पॉन्डिंग IR निकालना। ये IR का मतलब सिंबल क्या होगा? बेसिकली IR1 IR2 तो कहीं देखा नहीं होगा ना लिखा हुआ, वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं मुलिकन सिंबल से। ठीक है, तो मुलिकन सिंबल से हम निकालेंगे। सबसे पहला क्या होता है मुलिकन सिंबल का, कि अगर डायमेंशन की वैल्यू 1 है, डायमेंशन की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग, डायमेंशन की वैल्यू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग या तो A होगा या तो B होगा। सिंबल या तो A होगा या तो B होगा। A कब होगा? जब वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस होगा मतलब सिमेट्रिक होगा तो A होगा, अगर नहीं हुआ सिमेट्रिक मतलब एंटी सिमेट्रिक होगा तो B होगा। अगर डायमेंशन की वैल्यू 2 है तो E, और अगर डायमेंशन की वैल्यू 3 है तो फिर T। ये हो गया। यहाँ पे दोनों क्या है? डायमेंशन की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A। ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे भी A आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रेजेंट है ही नहीं है ना। ये हो गया हमारा पहला कि मुलिकन सिंबल AA हो गया हमारा। इसके बाद कैसे देखते हैं? इसके बाद हम जाएंगे सब्सिडियरी एक्सिस पे। सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन भी प्रेजेंट नहीं है। हमें नहीं पता ना सिग्मा क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है, हमें नहीं पता। अगर तो सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं। फिर अगर इसकी बात ना करें, हम जनरल बात करें, तो अगर जो सब्सिडियरी एक्सिस है A और B, E या T लिखने के बाद देखते हैं हम सब्सिडियरी एक्सिस। अगर सब्सिडियरी प्रेजेंट नहीं है तो हम देखते हैं प्लेन। ठीक है, अगर सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है तो हम देखते हैं प्लेन। ठीक है, तो आप या तो देखते हो सब्सिडियरी एक्सिस या फिर प्लेन। अब इसमें तो ना सब्सिडियरी एक्सिस है ना ही प्लेन प्रेजेंट है, मतलब हम इसमें बता नहीं सकते ना ही मॉलिक्यूलर प्लेन है या फिर वर्टिकल प्लेन है, कौन सा प्लेन है। तो इसका कैसे डिराइव करेंगे? आपके पास सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, आप 1 2 नहीं लगा सकते। नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेंगे कि हम इसे करेंगे कैसे। एक्चुअल में जब सब्सिडियरी भी होगी, प्लेन भी होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, सिग्मा एच होगा, आई भी प्रेजेंट होगा, वो कैसे करेंगे वो अगले एग्जांपल में देख लेंगे। अभी के लिए ये देखो, आपके पास सिग्मा प्रेजेंट है,
आप सबसे लास्ट वाले पे पहुंच जाओ। सबसे पहले तो हमने देख लिया AETB, इन तीनों में से कौन सा आएगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग। फिर आप देखोगे सब्सिडियरी एक्सिस के अकॉर्डिंग 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद आप जंप करोगे इन्वर्जन सेंटर पे, उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप G या फिर U, वो कैसे लगाएंगे। फिर आप जाओगे डैश डबल डैश पे, वो देखोगे आप सिग्मा के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारे पास क्या अभी के लिए सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट है, तो आप क्या देख सकते हो, सिर्फ डैश या फिर डबल डैश। इसमें सिग्मा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या आएगा डैश, और इसमें सिग्मा के रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या आएगा डबल डैश। ये हो गया इसका ख़त्म। अब इसको ना एक एग्जांपल से करते हैं जो हमारे मिस हो गए इसमें। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई भी इन जनरल इस तरीके के सिंबल्स गिवन है, इस तरीके कैरेक्टर्स हैं, ECN NC2 सब है हमारे पास। तो अब ये देखो E के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 है, तो या तो A होगा या तो B होगा। ठीक है, अब A होगा या B होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना CN के करस्पॉन्डिंग माइनस है यानी कि एसिमेट्रिक है, तो हमारा इसके लिए सिंबल होगा B। अगर ये +1 होता तो A आता, क्योंकि E है, E के करस्पॉन्डिंग 1 है तो A या B में से कोई होगा। उन दोनों में से कौन सा होगा, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग ये एसिमेट्रिक हो गया तो B होगा। अब देखो सब्सिडियरी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग 1 है यानी कि सिमेट्रिक है तो 1 आएगा। अगर इसके करस्पॉन्डिंग -1 होता तो 2 आता। ठीक है, सब्सिडियरी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिमेट्रिक है तो 1 आएगा। अब देखो सिग्मा H है और I है, I के करस्पॉन्डिंग देख लो, I के करस्पॉन्डिंग क्या है -1 यानी कि एसिमेट्रिक। जी रेड अनजी रेड यूज़ करते हैं ना उसके लिए, अगर सिमेट्रिक है तो जी रेड और अगर एसिमेट्रिक है तो अनजी रेड। जैसे S और P ऑर्बिटल्स होते हैं, S हमारी जी रेड होती है ना, उस तरीके से, क्योंकि उसमें इन्वर्जन सेंटर होता है, P में नहीं होता है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग है एसिमेट्रिक यानी कि इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो इसका क्या आएगा B1U। इसको सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे B1U। ठीक है, और उसके बाद आपका है सिग्मा H, प्लेन प्रेजेंट है परपेंडिकुलर, उसके रिस्पेक्ट में है -1 है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा डबल डैश। अगर +1 होता तो आता सिंगल डैश, -1 है तो आया है डबल डैश। आगे इतना समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इरिड्यूसिबल देखो, इरिड्यूसिबल तो हम जब भी डिराइव कर सकते हैं जब हमारे पास होगी कैरेक्टर टेबल। रिड्यूसिबल हम डिराइव कर सकते हैं खुद से कि हमें कौन सा मॉलिक्यूल दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग। तो हम मॉलिक्यूल्स में जब हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करते हैं तो काफ़ी सारे बेसिस लेते हैं, 3n कोऑर्डिनेट्स लेते हैं या फिर नंबर ऑफ जो हमारे बॉन्ड वैक्टर्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग लेते हैं। लेकिन जब हमें एक्टिविटीज़ निकालनी होती है ना, या IR या रमन एक्टिविटी है, तो हम उसको 3n कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे करते हैं। तो हमारे पेपर में तो वही आने वाला है, तो हम इसमें देखेंगे 3n कोऑर्डिनेट्स को बेसिस मान के हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल सकते हैं। रिड्यूसिबल को आप रिड्यूस करके इरिड्यूसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो कैरेक्टर टेबल चाहिएगी, नेक्स्ट में करेंगे उसको, नेक्स्ट अगला जो है उसको चेंज करना ही सीखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारी रिड्यूसिबल डिराइव कैसे होती है। कोई भी मॉलिक्यूल उठा लेते हैं, पिरिडीन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है पिरिडीन, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, अगर हम पिरिडीन का पॉइंट ग्रुप निकालें तो क्या होगा, C2V। खुद से निकालो, इतने पॉइंट ग्रुप हमने निकाल लिए अब तक, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा C2V। C2V में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, E, C2, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, 2 प्लेन होते हैं। और अगर हम C2Z, अगर हम Z को हमारी प्रिंसिपल एक्सिस मान के चले, C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, इनके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, काई क्या था, कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी E के लिए 3, C2 के लिए क्या थी वैल्यू -1, बोला था ना C2 के लिए और C3 के लिए याद कर लो, C2 के लिए -1, C3 के लिए 0। ठीक है, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ दोनों की 1 अब आपको क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अब ये कैसे देखेंगे, अनशिफ्टेड माने कि हमने जो भी अप्लाई किया है हमारा सिमेट्री एलिमेंट, उसको अप्लाई करने के बाद ऐसे कौन से एटम है जो अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हुए, जहाँ थे वहीं रहेंगे, वो हमें देखना है। इसको या फिर हम कैसे और डिनोट कर सकते हैं, NUSA, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अब देखो, जब आपने E अप्लाई किया इस मॉलिक्यूल पे, आपने इस पे E अप्लाई किया, ठीक है, तो जितने भी एटम्स थे वो अपनी जगह पे रहे। E का मतलब क्या है, डू नथिंग। तो कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटम्स है। तो कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहे, 11। ठीक है, 11 एटम्स अनशिफ्टेड रहे। C2Z कहाँ से पास होगी इस मॉलिक्यूल में, जो हमारी सब्सिडियरी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से पास होगी,
ये है हमारी C2Z यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारी C2Z। आप इसके अलॉन्ग रोटेशन कराओ, ये वाला पूरे H रोटेट कर जाएगा, कार्बन भी रोटेट कर जाएगा, सिर्फ ये वाला H, ये वाला कार्बन, ये एक्चुअल में इसी से पास होगी, ठीक है, ये इससे प्रॉपर्ली इससे पास होगी, ये H, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, वो रोटेट नहीं करेंगे। तो कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहे, अनशिफ्टेड कितने रहे, 1 2 3, तो ये हो गए 3। अब सिग्मा एक्स जेड लेट करना पड़ेगा, अगर ये z है तो x हम मान लेते हैं, ये वाली हमारा क्या रहेगा रेफरेंस, ये है x, ये y एक्सिस, सॉरी ये z एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब सिग्मा एक्स जेड क्या है, बोर्ड वाला प्लेन, जो बोर्ड का प्लेन है ना वही हमारा सिग्मा एक्स जेड है, x z और y, ठीक है। तो अगर आप एक्स जेड लगाओगे तो वो तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, सारे एटम से पास करेगा, तो टोटल कितने एटम्स हैं, 11। आपने सिग्मा एक्स जेड लगाया तो कितने एटम्स अपनी जगह से शिफ्ट हुए, एक, सारे के सारे कितने एटम्स हैं हमने 11, हाँ। तो अनशिफ्टेड कितने रहे आपके, 11 के 11 अनशिफ्टेड रहे ना, उन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं करी, तो ये हो गया 11। अब आप सिग्मा वाई जेड लगाओगे, ये है आपका सिग्मा वाई जेड, अगर आप इस पर सिग्मा वाई जेड अप्लाई करोगे तो ये है आपका सिग्मा वाई जेड। कितने एटम से पास कर रहा है, 1 2 3, 3 एटम से पास कर रहा है। तो आपके अनशिफ्टेड कितने होंगे, 3, क्योंकि ये वाला इसकी जगह लेगा, ये वाला इसकी जगह लेगा और ये कार्बन भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ कितने हुए अनशिफ्टेड एटम, 3। तो जब आप इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे गामा आर आर, यानी कि जो आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, जो आप ये निकालोगे वो होगी 3 × 11 33, 3 × -1 -3, 11 × 1 11 एंड 3 × 1 3। तो ये हो गई आपकी गामा आर आर, किसके करस्पॉन्डिंग, पेरिडीन के करस्पॉन्डिंग। और ये हर आपका पॉइंट ग्रुप भले ही से सेम हो, सेम पॉइंट ग्रुप हो, पर ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर करेगी। अगर आपका C2V पॉइंट ग्रुप तो वाटर का भी होता है ना, आप वाटर की निकाल के देखोगे ये नहीं आएगी, ये आपका क्योंकि आपके नंबर ऑफ एटम्स ही चेंज हो गए, एटम्स चेंज होंगे तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स भी चेंज होंगे। तो गामा आर आर किसी भी सेम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, चाहे वो सेम पॉइंट ग्रुप से डिपेंड करे, सेम नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको रिड्यूसिबल कैसे करेंगे, ये हमारी रिड्यूसिबल होगी, इसको हमें कन्वर्ट करना है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। ये आता है एग्जाम में कि आपको कोई भी एटम दे देंगे, उसके बाद आप एटम नहीं मॉलिक्यूल दे देंगे, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी। अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने पेरिडीन के लिए निकाली थी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पेरिडीन के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के बाद हमने क्या करना था, हमारा मेन मोटिव क्या था, हमारा मेन मोटिव था कि हम उसके लिए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करें, और उसको डिराइव करने के बाद हमें निकालनी है IR एक्टिव रमन एक्टिव मोड्स, ठीक है। तो हमें ये करना है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना। तो आप अपने पेज टर्न करके देखो आपने क्या निकाल रखी है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 33 -3 11 3, ठीक है, 33 -3 11 3, ये है आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और ये है आपका कैरेक्टर टेबल। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सिग्मा एक्स जेड के नीचे ही 11 लिखा है, क्योंकि आपने जब पीछे निकाला था तो सिग्मा एक्स जेड के करस्पॉन्डिंग ही 11 आया था। ऐसा मत करना कि सिग्मा वाई जेड के नीचे 11 रख दो, प्लेन्स में ही कन्फ्यूज़ कर जाओ, ठीक है, वहाँ से आंसर आएगा गलत। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको करना है रिड्यूस, इसको रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, रिड्यूस करने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें उसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस A1 A2, ये जो मोलिक्यूल सिंबल है उसके टर्म में हमको लिखना है। इतना समझ आया, आगे करते हैं। जैसे अब हमें निकालना है Na1, तो Na1 से बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, कोफिशिएंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि क्या कोफिशिएंट आएगा A1 के करस्पॉन्डिंग जब हम उसे IR में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, एक बार ऐसे ही देख लो, इसका फॉर्मूला होता है 1 ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ज़्यादा सिम्बल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, इनटू समीशन ऑफ जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका कैरेक्टर, ठीक है, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका कैरेक्टर, इनटू जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका कैरेक्टर, यानी कि जो IR है, या इसको ऐसे लिख लो आप, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू कैरेक्टर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू कोफिशिएंट, जो भी आपका सिमेट्री एलिमेंट है। अब जैसे यहाँ पे तो 1 है, लेकिन जैसे आपने C3V की कैरेक्टर टेबल देखी होगी उसमें कोफिशिएंट 1 नहीं होता, तो आपको कोफिशिएंट भी इंक्लूड करना होता है इनटू कोफिशिएंट, ठीक है। ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला। अब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करो, आपको निकालना है Na1 का, तो 1 ऑर्डर क्या होगा, हमने पीछे पढ़ के आए ना, ऑर्डर क्या होगा 2n, C2V के लिए C2V n की वैल्यू क्या हो गई 2 × 2 4,
तो ऑर्डर हो गया आपका 4 इंटू, अब हम करेंगे A1 के करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं, बाकी सबको भूल जाओ। A1 की करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो A2, B1, B2 इनको भूल जाओ और इसके बाद करो 33 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोफिशिएंट इग्नोर कर सकती हूँ क्योंकि कोफिशिएंट है क्या, यहाँ पे 1 है, तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने के लिए चलो एक बार कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं। बट अगर आपको कोफिशिएंट दिख रहा है उसको छोड़ना नहीं है। 33 इंटू 1 इंटू 1 तो 33, -3 इंटू 1 इंटू 1 -3, प्लस 11 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 11 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 3। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 44/4 11, तो आपके A1 के करस्पॉन्डिंग आ गया 11। ठीक है, A1 के करस्पॉन्डिंग आ गया 11। अब इसके बाद आपको निकालना है A2 के करस्पॉन्डिंग, निकालो। A2 के करस्पॉन्डिंग निकालना है आपको 1/4, 33 इंटू 1 इंटू 1 33, -3 इंटू 1 इंटू 1 -3, प्लस 11 इंटू -1 -11, प्लस 3 इंटू -1 -3। इसको करो आप, 33 -3 30 -14, कुछ गड़बड़ हुई है, -3 -11 -14 30, 2 में से बन गया 1, ये है आपका। ठीक है, 16, तो ये आएगा 16/4 मतलब 4, तो आपका A2 के करस्पॉन्डिंग आएगा 4। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद निकालना है आपको B1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, B1 के करस्पॉन्डिंग निकालो, NB1 इज इक्वल टू 1/4, 31 1 1 सॉरी 33 नॉट 31 33 33 -3 इंटू -1 इंटू 1 +3। ठीक है, +3 यहाँ पे आया, प्लस 11 है। ठीक है, प्लस ही तो करते हैं ना हम इसके आगे, 11 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 11 +3 इंटू -1 इंटू 1 -3। कितना आया ये आ गया आपका 44/4 11। इसके बाद आपको निकालनी है, इसका मतलब B1 के करस्पॉन्डिंग आ गई आपकी 11। अब आपको लास्ट निकालनी है B2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, B2 के करस्पॉन्डिंग निकालो, NB2 इज इक्वल टू 1/4, 33 इंटू 1 इंटू 1 33, -3 इंटू -1 +3, 11 इंटू -1 इंटू 1 कितना हुआ -11, और ये हो गया आपका +3, -11 +3, तो ये आ गया आपका 33 + 6 39 -11, तो ये आ गया आपका 7, 28/4 ये आ गया आपका 7। तो अब आपको क्या लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग इरेड्यूसिबल जो आपने निकाली है वो आपको लिखनी है, 11 4 11 7। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमारा मेन मोटिव होता था यहाँ पे कि हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरेड्यूसिबल में। ठीक है, तो ये हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, गामा आर आर विल बी इक्वल टू 11A1। ठीक है, ये कोफिशिएंट था जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 11A1 + 4A2 + 11B1 + 7B2। ठीक है, तो अब एग्जाम में यहाँ तक भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, 4 मार्क्स में यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल से देंगे, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करो इरेड्यूसिबल के टर्म्स में। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख गई होगी हमारी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आपसे और क्या पूछ सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोड्स। ये नहीं पूछेंगे ट्रांसलेशनल कौन से हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशन नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे वाइब्रेशन, रमन और IR, और उस तक पहुंचने के लिए हमें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब इसके बाद हमें करना है कि IR एक्टिव मोड्स कौन से होंगे, रमन एक्टिव मोड्स कौन से होंगे, वाइब्रेशन कौन से होंगे। हम इसी टेबल से ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा जो भी पार्टिकल है, लीनियर। तो ट्रांसलेशन हम किसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं, लीनियर के करस्पॉन्डिंग। कहाँ लीनियर, ये वाले, ये जो आपको XY दिख रहे हैं ना, ये लीनियर। ट्रांसलेशनल मोड्स वो वाले मोड्स होंगे, ये तो बेसिकली आपके क्या आए हैं, टोटल मोड्स। इसको आप टोटल मोड्स भी बोल सकते हो। आपको पेपर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टोटल मोड्स कितने हैं, ये रहे टोटल मोड्स।
ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें से ट्रांसलेशनल कौन से हैं। तो ट्रांसलेशनल के लिए z के करस्पॉन्डिंग देखो, जिनकी जो भी हमारे मूल्यांकन सिंबल है उसमें x, y या z होगा। अगर x, y या z है तो वो आपका ट्रांसलेशनल मोड होगा, ठीक है। अगर x, y, z है तो वो ट्रांसलेशनल मोड होगा। z A1 में है, तो अगर हम ट्रांसलेशनल लिखना चाहें यहाँ से, ट्रांसलेशनल मोड, ट्रांसलेशनल कौन सा होगा, A1 में z है ना, A1 प्लस A2 में देखो ना x है ना y है ना z है, तो क्या A2 आपका ट्रांसलेशनल में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि या तो x, y, z कुछ तो होता ना, कुछ भी नहीं है। इसके बाद आओगे B1 में x है, ठीक है, B1 लिख दिया, प्लस B2 में y है, ओके, B2 भी हमारा ट्रांसलेशनल मोड है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, रोटेशनल मोड। तो यहाँ पे जो RX, RY, RZ लिख रही है, तो बेसिकली वो आपकी क्या है, RX, RY, RZ रोटेशनल एक्सिस। तो जैसे ट्रांसलेशन देखा था वैसे रोटेशनल देखेंगे, जिन जिन मोड्स में रोटेशन प्रेजेंट है, रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है, वो हमारे रोटेशनली एक्टिव होंगे, ठीक है। तो अगर हम रोटेशनल निकालना चाहें, रोटेशनल मोड्स, दैट विल बी इक्वल टू, देखो A1 में कोई रोटेशनल नहीं है, RX, RY, RZ में से कुछ भी नहीं है, A1 नहीं होगा, A2 में है RZ, B1 में RY और B2 में RX। तो आपके रोटेशनल मोड्स कौन से होंगे, A2 प्लस B1 प्लस B2, ये हो गए आपके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन इज इक्वल टू टोटल मोड। टोटल मोड हमें पता है, ट्रांसलेशनल हमें पता है, रोटेशनल हमको पता है, हम निकाल सकते हैं ना वाइब्रेशन। यहाँ से कैसे निकालेंगे वाइब्रेशन अगर हमें निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोड्स माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो वो आ जाएंगे आपके वाइब्रेशनल मोड्स। अब आप निकालो यहाँ से वाइब्रेशनल मोड क्या होंगे। अगर मैं वाइब्रेशनल मोड निकालूँ यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 11A1 प्लस 4A2 प्लस 11B1 प्लस 7B2 माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल A1 प्लस A2 प्लस 2B1 प्लस 2B2 2B1 प्लस 2B2, ठीक है, 2B1 प्लस 2B2, दिस इज 2, ठीक है। अब आप करो 11A1 माइनस A1, 10A1 प्लस 4A2 माइनस A2, 3A2 प्लस 11B1 माइनस 2B1, 9B1 प्लस 7B2 माइनस 2B2, 5B2, ठीक है। तो ये आ गए आपके वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप वाइब्रेशनल निकालो तो आपके वाइब्रेशनल मोड्स आए हैं 10A1 प्लस 3A2 प्लस 9B1 प्लस 5B2, ठीक है। ये आए हैं आपके वाइब्रेशनल मोड्स। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें IR और रमन एक्टिव बता दो। कैसे बताएंगे IR और रमन एक्टिव, जो हमारे IR मोड्स होते हैं ना, जो हमारे IR मोड्स होते हैं उनको हम जैसे अभी तक XYZ के करस्पॉन्डिंग देख रहे थे, बिल्कुल सिमिलरली IR मोड्स को भी देखेंगे। तो वाइब्रेशनल मोड्स में से, आउट ऑफ वाइब्रेशन मोड्स A1, A2, B1, B2, ठीक है, इनमें से जो हमारे IR एक्टिव होंगे वो कौन से होंगे, जिसमें X, Y या Z इंक्लूडेड होगा। जैसे कि हमने ट्रांसलेशनल देखे थे, बिल्कुल सिमिलर वे में हमें IR देखने हैं। पेपर में ये गलती मत करना कि आप जाते ही टोटल मोड्स निकालो, बल्कि वो भी ना निकालो और उसके बाद डायरेक्ट बोल दो ट्रांसलेशनल मोड्स को IR। नहीं, पहले आपको वाइब्रेशनल निकालने हैं। अब वाइब्रेशन में से जो होंगे ना, उसमें आपको निकालने हैं कि IR कौन से हैं। कैसे करेंगे, देखो वाइब्रेशनल ये है, अब आपको IR एक्टिव निकालने हैं। IR एक्टिव निकालने हैं आपको। A1 में Z है, लिख दो A1 प्लस A2 में कुछ नहीं है, छोड़ दो A2 को। B1 में X है, B2 में Y है, तो B1 प्लस B2। अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया तो यही होगा आपका गलत, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन में से IR को डिराइव कर रहे हैं ना, एक तरीके से वाइब्रेशन में से निकाल रहे हैं IR को। तो कोफिशिएंट कहाँ गए, कोफिशिएंट लिखो 10A1 प्लस B1 में क्या है कोफिशिएंट 9, B2 में
5। तो आपको कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है, कोफिशिएंट्स को नहीं भूलना है, ठीक है। ये हो गए आपके IR एक्टिव मोड्स। या तो ये पूछ लेंगे एग्जाम में, या आपसे क्या पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड्स, टोटल नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड्स। प्लस कर दो इसको 10 × अब एक चीज़ देखो, हमने जब मुलिकन सिंबल दिया था तो हमने जब डायमेंशन 1 होती थी तब A या B देते थे, अगर डायमेंशन 2 होती थी तो हम E देते थे, अगर डायमेंशन 3 होती थी तो हम T देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सब A1 B1 और B2 है, तो यहाँ पे तो डायमेंशन 1 है, कोई चिंता नहीं है, बस इसको 10 × 1 + 9 × 1 + 5 × 1 करके लिख दो। तो टोटल मोड्स आपके आ गए 24, ठीक है। टोटल मोड्स आ गए 24। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरीके का मोड आता, ये कैरेक्टर टेबल नहीं होगी, कोई दूसरी कैरेक्टर टेबल है जिसमें E इंक्लूडेड है और आपके IR एक्टिव मोड्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ 10E + 2A करके आते, तो आप इसमें कैसे टोटल मोड्स निकालते? इसमें आप टोटल मोड्स निकालते 10 × 2, E के करस्पॉन्डिंग 2 + 2 × 1, A1 क्या 1, तो 20 + 2 दैट मीन्स 22। तो आपके ये मोड्स आते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको 10 + 2 नहीं करना है, आपको 10 × 2 + 2 × 1 करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, बट अगर आपके पास E या T भी आता है, अगर T आएगा तो × 3 करके फिर आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके IR एक्टिव मोड्स। इसके बाद आपको निकालने हैं अपने रमन एक्टिव मोड्स। रमन एक्टिव मोड्स कैसे निकालेंगे? अब देखो टेबल में क्या रह गया है, टेबल में रह गया हमारे सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन, उन्हीं का अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। अगर हमें रमन एक्टिव मोड्स निकालने हैं, अगेन वो हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम IR एक्टिव मोड्स। रमन एक्टिव कौन कौन से होंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन प्रेजेंट है A1 में भी, XY इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। कैसे? XY, x की पावर 1 y की पावर 1 + 1 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। XY अलग अलग नहीं है, मल्टीप्लाई में है। XY XZ YZ सब में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपके जितने भी IR हैं उसमें सब में क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। तो A1 A2 B1 B2 सब होंगे, लिखो A1 A2 B1 B2। कुछ मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम IR से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। IR से डिराइव कर रहे हैं तो हम क्या मिस कर गए यहाँ पे? कोफिशिएंट, जैसे हमने इसमें करा था, सॉरी नॉट IR, वाइब्रेशन से डिराइव कर रहे हैं हम, वाइब्रेशन से डिराइव कर रहे हैं रमन को। जैसे हमने IR में कोफिशिएंट्स को इंक्लूड किया था, उसी तरीके से हम रमन में भी कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करेंगे। कौन से कोफिशिएंट्स? ये जो आपके वाइब्रेशन में हैं, ये वाले कोफिशिएंट्स 10A1 + 3A2 + 9B1 + 5B2, ठीक है। ये हो गए आपके रमन एक्टिव मोड्स। इतना हो गया रमन एक्टिव मोड से। अगर आपके कोई टोटल मोड्स पूछेगा तो आप बता दोगे, जैसे हमने IR में निकाला है ऐसे × 1 करके, ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल दोगे टोटल मोड्स। कितने होंगे? उसमें बस एक 3 एक्स्ट्रा, 27 मोड्स हो जाएंगे रमन के, ठीक है। 10 + 3 + 9 + 5 27 मोड्स हो जाएंगे रमन एक्टिव, 27 मोड्स हो गए। अब आप एप्लीकेशन टाइप समझ सकते हो इस चीज़ को। IR और रमन, वो सुना है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सुना है ना, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल के जो मोड्स होंगे या तो रोटेशनली एक्टिव होंगे, सॉरी या तो IR में एक्टिव होंगे या तो रमन में एक्टिव होंगे। ऐसा कोई भी मोड प्रेजेंट नहीं हो सकता उस मॉलिक्यूल में जो रोटेशनल रमन, सॉरी IR और रमन दोनों में आपका प्रेजेंट हो, मतलब दोनों में एक्टिव हो, ऐसा कोई मोड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो IR में एक्टिव होगा या फिर रमन में एक्टिव होगा। इतना समझ आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10A1, यहाँ पे भी 10A1, यहाँ पे 9B1, यहाँ पे भी है 9B1, 5B2, यहाँ पे भी 5B2। इसका मतलब हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में ऐसे मोड्स ढूंढ सकते हैं जिसमें हमारे IR में भी एक्टिव होंगे और रमन में भी एक्टिव होंगे। इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे यहाँ पे हम? पिरिडीन की। कैसा दिखता है पिरिडीन? अगर पिरिडीन का स्ट्रक्चर बताओ, कुछ ऐसा दिखता है ना पिरिडीन, N। इसमें क्या I प्रेजेंट है? इसमें I प्रेजेंट नहीं है। अगर ये होता बेंजीन तो इसमें I प्रेजेंट है, डीलोकलाइज रहते हैं इसमें भी डीलोकलाइज रहते हैं, तो भी नहीं है इसमें तो I प्रेजेंट ना, इसमें I प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे IR और रमन में ऐसे मोड्स आएंगे, मतलब कैसे? कॉमन मोड्स। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि IR और रमन में कॉमन मोड्स कौन से हैं, तो कॉमन मोड्स बता दो।
इसमें क्या है, बस 3a2 एक्स्ट्रा है। अगर आपसे कॉमन मोड्स पूछा जा रहा है 3a2 को जो है आप क्या कर दो, उसको छोड़ दो। 10a1 + 9b1 + 5b2, 10a1 + 9b1 + 5b2, ये हो गए आपके कॉमन मोड्स, किसमें, IR और रमन में। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही आता है। अगर आप इसको समराइज़ करो कि आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी कैसे, जैसे हमने वो समराइज़ किया था कि हमें ग्रुप कैसे निकालना है, पॉइंट ग्रुप। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी आपको जो मॉलिक्यूल दे रखा है, अब जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट है, मन है एग्जामिनर का, दे देंगे आपको, वेल एंड गुड, नहीं दिया तो आपको डिराइव करना अब आता है। 3n कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे करना हमेशा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आइटम्स, ऊपर एलिमेंट्स लिखना। एलिमेंट्स कौन से, जो आपको कैरेक्टर टेबल में गिवन है ना, वही एलिमेंट्स ऊपर लिखना। अगर आपको C3V की गिवन है तो E, और उसमें क्या होता है C3 और 3 सिग्मा V को क्लब करके लिखा होता है ना, तो आप 3 सिग्मा V ही लिखोगे, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3 नहीं लिखोगे। अगर आपको लिखना है तो E, C3 और 3 सिग्मा V। वहाँ पे जो हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे थे, C2V में सबका कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 होगा। जब हम IR डराइव करेंगे तब कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। ठीक है, आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग IR निकाल लोगे। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको कैरेक्टर टेबल गिवन होगी आपको एग्जाम में, ठीक है, IR निकाल लोगे। उसके बाद रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोड्स, रोटेशनल निकालोगे RX RY RZ के करस्पॉन्डिंग, ट्रांसलेशनल निकालोगे XYZ के करस्पॉन्डिंग। वाइब्रेशनल कैसे निकालोगे, डायरेक्ट तो निकलेंगे है नहीं, टोटल में से माइनस कर दो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, क्या बचा, वाइब्रेशनल बचा, वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। अब वाइब्रेशनल मोड से ही आप निकाल पाओगे IR एक्टिव और रमन एक्टिव। ठीक है, IR एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू XYZ, रिटेन द कोफिशिएंट, ध्यान रखना इस चीज़ को, और रमन एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड्रेटिक फंक्शन, रिटेन द कोफिशिएंट। दोनों में आपको कोफिशिएंट रिटेन करना है। टोटल मोड्स अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अगर E आ रहा है ना, उसको इंटू 2 काउंट करो। अगर E आ रहा है आपकी IR में, जो भी आपका IR या रमन एक्टिव निकल के आ रहा है, उसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाइब्रेशन मोड्स में E आ रहा है, इंटू 2 काउंट करो उसको। 10 + 2 मत लिख के आना, 10 × 2 + 2 करके लिख के आना। 22 और 12 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, उसमें आपको काउंट करना है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे 10 to 12 क्वेश्चंस करेंगे ग्रुप थ्योरी के एग्जाम। मतलब अभी तो हमने फिर भी ट्रिक्स देखे हैं, IR हमें बहुत लंबा पड़ रहा था निकालना, तो हम देखेंगे अगर एग्जाम में हमसे IR पूछा जाएगा तो हम इसे शॉर्टकट कैसे करेंगे, फटाफट से कैसे पूरा NA1 NA2 निकाले बिना कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। हैप्पी लर्निंग।